एपिसोड 201 टू 210। अध्याय 201 अनुचित विजय। क्या आपको लगता है कि इस बार वह जीत सकता है? नौक पर सवार होकर राजकुमारी जियांग ने पूछा। युन शियाओ और लियूपेंग स्तब्ध रह गए। हुआन फू हुआ की पराजय ने उन्हें करारा झटका दिया था और राजकुमारी का उनके प्रति रवैया और भी ठंडा हो गया था। युन शियाओ जानता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसे नाव से भी उतारा जा सकता है। राजकुमारी, उन्होंने उत्साह से कहा, इस व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई, लोगों को उसे कम आंकने पर मजबूर किया और फिर जीत हासिल करने का मौका पा लिया। यह एक साजिश है, लेकिन अब उसके प्रतिद्वंदी को ऐसे घिनौने तरीकों से हराया नहीं जा सकता। विंग ट्रेस शिन्हुओ रैंकिंग में 29वें स्थान पर है। राजकुमारी जियांग ने सिर हिलाया। हुआन फू हुआ 83वें स्थान पर थी और विंग ट्रेस 29वें स्थान पर। दोनों के बीच 50 से अधिक रैंक का अंतर था। ये देखते हुए कि रैंक जितनी ऊंची होती है, व्यक्तियों के बीच अंतर उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, टेन हुआनफू हुआ विंग ट्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि राजकुमारी जियांग के मन में यह सवाल उठने लगा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। अगर जियांग चेन जीत जाती तो क्या होता। ऐसा परिणाम निस्संदेह इस नकाबपोश व्यक्ति को अप्रत्याशित विजेता बना देगा, जिससे उसके बारे में सभी की धारणा बदल जाएगी। ये सोचकर कि उसने गलत व्यक्ति पर भरोसा करने के कारण इतनी बड़ी हस्ती को खो दिया, उसका दिल टूट गया। इस समय विंग ट्रेस ने अपनी तलवार दाहिने हाथ में पकड़ी हुई थी, बायां हाथ पीठ के पीछे था और उसने उदासीनता से कहा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें 3 चालें चलने की अनुमति देता हूं। ओह! जियांग चेन को इस व्यक्ति का इतना अहंकार देखकर बहुत बुरा लगा। बाहरी लोगों की नज़र में विंग ट्रेस शालीन और आत्मविश्वासी था, लेकिन उसके प्रति इस तरह का रवैया उसे असहज कर रहा था। नहीं, आपको मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। जियांग चेन जानता था कि ऐसे व्यक्ति से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका व्यावहारिक कार्रवाई ही है। उसने गुप्त रूप से अपनी मूल ऊर्जा एकत्रित की, ताइजी गोली का सेवन किया और तुरंत ही उसकी आत्मा की छुरी पर लाल प्रकाश का एक घेरा प्रकट हुआ, जो उसे नोक से लेकर मूठ तक घेर लिया। आत्मा की छुरी में हुए बदलाव ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पास ही मौजूद विंग ट्रेस ने अपनी मुस्कान को मुश्किल से दबाया। गोल्डन टेंट। जियांग चेन की तलवार जैसी भौहें उठी और उसकी आध्यात्मिक चाकू की चमक पल भर में 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। पहली नजर में उसके हाथ में मौजूद तलवार ची प्रकाश से संघनित प्रतीत होती थी और आत्मा की छुरी स्वयं अदृश्य थी। ये देखकर विंग ट्रेस की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। घोस्ट मॉनक्लिफ। सबसे भयावह बात यह थी कि जियांग चेन ने अपने सबसे भयानक चाकू हमले को अंजाम दिया, जो कि लाइफ सेवरिंग घोस्ट स्लैश से पहले उसे पता एकमात्र चाकू का दांव था। बेशक जियांग चेन ने चाकू चलाने की तकनीक का नाम नहीं लिया और जानबूझकर चाकू की गति को बदल दिया। इसके अलावा वह पहले हमेशा चिक्सियाओ तलवार का इस्तेमाल करके ही यह चाल चलता था, इसलिए बहुत कम लोग इसे पहचान पाते थे। यदि 10 शब्द एकजुट की शक्ति अभी तक मजबूत थी, तो इस चाकू हमले की शक्ति कम से कम दर्जनों गुना बढ़ गई थी। इसने शिन्हुओ रैंकिंग में उनके प्रतिद्वंद्वी के 83वें स्थान और 29वें स्थान के बीच के अंतर को पूरी तरह से पाट दिया। क्या उसने अभी मुझसे लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया? नीचे अपनी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहे हुआनफू हुआ को गहरा सदमा लगा। ये सच्चाई उस चाकू के हमले से भी कहीं अधिक क्रूर थी जो अभी अभी उन पर हुआ था। उसने न केवल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि शायद अपनी आधी शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं किया। चाकू के एक ही वार से प्लेटफॉर्म की जमीन पर एक सीधा गहरा निशान बन गया, जो विंग ट्रेस की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अच्छा नहीं है। विंग ट्रेस का शांत और संयमित व्यवहार गायब हो गया और उसने जल्दी से अपनी तलवार निकालने के लिए हाथ उठाया। चाकू और तलवार टकराए, ची ऊर्जा का विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया। अंततः छेदों से भरा हुआ चबूतरा बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों आकृतियां भी धुंधली छवियों में बदल गईं और वापस उड़ गईं। अरे बाप रे! जहां कुछ लोग जियांग चेन के चाकू से किए गए हमले की ताकत से अभी भी स्तब्ध थे, वहीं अन्य लोगों ने अपने सिर ढक लिए। उनके चेहरे पर भय के भाव थे और उनके मुंह खुले रह गए थे। ये कैसे हो सकता है? जब दूसरों ने भी प्रतिक्रिया दी तो वे अपनी आंखों के सामने की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सके। विंग ट्रेस हवा में उछलकर अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरा। यह महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था, महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि वह प्लेटफॉर्म की सीमा से बाहर उड़ गया और जमीन पर उतरा। नियमों के अनुसार जियांग चेन जीत गया। एक ही वार में विंग ट्रेस को हरा दिया गया। सभी लोग सामूहिक रूप से स्तब्ध रह गए, खासकर वे लोग जिनके मन में अभी भी जियांग चेन के लिए दयाभाव था। पूरा दृश्य बेहद हास्यास्पद लग रहा था।
विन ट्रेस को पहले तो इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि जियांग चेन असामान्य ऊंचाई पर खड़ा है तो उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें 3 चालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो चाकू के एक हमले को भी नहीं झेल पाओगे। जियांग चेन ने एक ऊंचे पद से पहले विन ट्रेस के लहजे की नकल की और यहां तक कि उंगली से इशारा भी किया। तुरंत ही विन ट्रेस का शरीर अकड़ गया। जियांग चेन के शब्दों और लड़ाई से पहले उनके द्वारा कही गई बातों से उनके प्रभुत्व का ऐसा आभास हुआ जो विन ट्रेस के शुरुआती अहंकार से कम नहीं था। तलवारबाज और चाकू विशेषज्ञ, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। मैंने अपना विचार बदल दिया है। वह चाकू चलाने में माहिर है। अभी अभी हुआ चाकू का हमला बेहद सटीक था, लू फी ने कहा। आपका नाम? काफी समय बीतने के बाद भी विन ट्रेस इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वह खड़ा हुआ और जियांग चेन से बोला। जब मैं अपना मास्क उतारूंगा तब आपको पता चल जाएगा, जियांग चेन ने कहा। विन ट्रेस ने दांत पीसते हुए पीछे मुड़े बिना चौक से बाहर निकल गया। हालांकि इस जीत ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि जियांग चेन की जीत अनुचित थी, कि उसने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई और विन ट्रेस के अप्रस्तुत होने पर एक भयंकर चाकू हमला किया। हालांकि यह सब विन ट्रेस के कम आंकने और अहंकार के कारण हुआ, लेकिन उनके प्रशंसक और यहां तक कि वे महिलाएं भी जो उन्हें अपना आदर्श मानती थीं, इसे स्वीकार नहीं कर सकीं। जियांग चेन का मुखौटा भी उनके हमले का एक निशाना बन गया। ये व्यक्ति सचमुच कपटी है। अगर विन ट्रेस की लापरवाही न होती तो वह कैसे हार सकता था। नकाब पहने हुए, अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत न करते हुए, वह जरूर एक मुखबिर होगा। बेशक वहां कुछ समझदार लोग भी मौजूद थे जिन्हें ये शब्द पसंद नहीं आए और उन्होंने इन शब्दों पर बहस करना शुरू कर दिया। इस नकाबपोश व्यक्ति के शब्दों और कार्यों से कभी यह आभास नहीं हुआ कि वह कमजोर है। लड़ाई से पहले उसने विन ट्रेस के लिए कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया था। बिल्कुल सही, विन ट्रेस घमंडी था और दूसरों को महत्व नहीं देता था। क्या उसे मौके पर ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करके यह जताना चाहिए कि वह कितना शक्तिशाली है? तुम महिलाओं, तुम्हारी अंधभक्ति घृणित है। ये दृश्य 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट जियांग चेन के पक्ष में बोल रहा था और दूसरा विन ट्रेस के पक्ष में। विन ट्रेस को अपनी ताकत का अंदाजा क्यों नहीं था? उसे अपनी ताकत बतानी चाहिए थी। ऐसा करने से वह एक सम्मानजनक प्रतिद्वंद्वी बनता। उसकी जीत अन्यायपूर्ण है, चेचक के निशानों से भरे चेहरे वाली एक मोटी महिला ने भावुक होकर आरोप लगाया। विन ट्रेस के अधिकांश समर्थकों का भी यही तर्क था। इससे जियांग चेन की ताकत का खंडन नहीं होता। अगर यह जीवन मरण का द्वंद्व होता तो विन ट्रेस अपनी मूर्खता के कारण अब तक मर चुका होता। ये जीवन मरण का द्वंद्व युद्ध नहीं है। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। कुछ लोग तो शारीरिक हिंसा का सहारा लेने तक को तैयार थे। बस करो तुम सब, चू लुओ अब और सहन न कर पाने के कारण आगे बढ़ी, चौक के बाहर खड़े लोगों की ओर देखा और एक आश्चर्यजनक बयान दिया। विन ट्रेस भी सीनियर ब्रदर को गंभीर होने के लिए मजबूर करने के लिए काफी नहीं था, तो वह अपनी ताकत कैसे छिपा सकता था? ये शब्द वास्तव में विन ट्रेस का समर्थन करने वालों के लिए एक जोरदार खंडन थे। इसका अर्थ स्पष्ट था, विन ट्रेस जियांग चेन की बराबरी करने में बिल्कुल असमर्थ थी। उनकी ताकतें एक समान स्तर पर नहीं थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए अपनी ताकत छिपाकर दूसरों के खिलाफ साजिश रचने की कोई संभावना नहीं थी। सवाल यह था कि क्या जियांग चेन के पास सचमुच इतनी ताकत थी? क्या अभी अभी हुआ चाकू से हमला नकाबपोश आदमी का पूरी ताकत वाला अंतिम हमला नहीं था? लोग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। चुल्लू, तुम्हारी बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। क्या तुम ये कह रही हो कि विन ट्रेस तुम्हारे सीनियर ब्रदर की प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं है? अगर इस बयान से उन लोगों को यकीन नहीं हुआ तो वे और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे। मेन फेफेई ने चिंता व्यक्त की। दरअसल चू लुओ के शब्दों के कारण चौक में चल रही बहस रुकी नहीं, बल्कि और भी तेज हो गई। बाद में उन्हें सीनियर ब्रदर की शक्ति का पता चलेगा। अध्याय 202 एक नया प्रतिद्वंद्वी सामने आया है। आगामी लड़ाइयों में सभी विवादों का समाधान हो जाएगा। यदि जियांग चेन का अपने अगले प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रदर्शन पर्याप्त प्रभावशाली नहीं रहा, तो भले ही वह अपनी वास्तविक क्षमता से जीत हासिल कर ले, फिर भी उसे विन ट्रेस के प्रशंसकों द्वारा मान्यता नहीं मिलेगी। ये भी मानव मनोविज्ञान का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए पैसा खर्च करता है, तो वह उम्मीद के साथ सोचता है कि वह वस्तु पैसे के हिसाब से बहुत अच्छी है। इस प्रकार वह अपने ही निर्णय को सही साबित करता है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिनकी हम प्रशंसा और सम्मान करते हैं। विशेषकर कुछ मोहित महिलाएं विन ट्रेस की जाती हुई पीठ को देखकर जियांग चेन पर थूकने की इच्छा कर रही थीं।
अगर जियांग चेन अगले दौर में हार जाता है और उसके प्रतिद्वंदी की ताकत विंट्रेस के समान है, तो वे शायद दौड़कर उसे कोसना भी शुरू कर देंगे। हम भीड़ में वेन शिन ने चुलुओं की ओर देखा जो नकाबपोश आदमी के लिए बोल रही थी, और जैसे ही वह सोचने लगी, उसकी भौहें तन गईं। उसे और मिंग हाओ को हृदय भक्षण अभिशाप के बारे में पता था। जियांग चेन द्वारा अनजाने में प्रकट की गई जानकारी के अनुसार शापित चू लुओ किसी अन्य व्यक्ति का इस तरह बचाव नहीं कर सकती थी। ये हो सकता है। मंच पर जियांग चेन को देखते हुए वेन शिन की आंखों में एक चमक कौंधी, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा संदेह से भर गया। उसकी शारीरिक बनावट एक जैसी नहीं है और जियांग चेन तलवार का इस्तेमाल नहीं करता है। वेन शिन ने अभी अभी हुआनफू हुआ के साथ हुई लड़ाई देखी थी, जिससे उसका अनुमान गलत साबित हो गया। या फिर क्या किसी की मृत्यु हो जाने पर हृदय भक्षण अभिशाप अप्रभावी हो जाता है? इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत मिलता है कि जियांग चेन को 10,000 जानवरों के क्षेत्र में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। हालांकि वेन शिन ने नानफेंग रिज के लोगों को एक अजीब से भाव से देखा। स्कूल ने चिक्सियाओ पीक को अपने पास रखा और जियांग चेन की स्थिति संबंधी जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे काफी चर्चा हुई। शुरू में लोगों को लगा कि स्कूल उसे बचाने के लिए 10,000 जानवरों के क्षेत्र में जाएगा। कई महीनों बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि यह तियानदाओ संप्रदाय द्वारा एक शिष्य को बचाने में अपनी अक्षमता को छिपाने का प्रयास था, जिसके लिए उन्होंने जानबूझकर नानफेंग रिज की रक्षा की। सभी जानते थे कि एक बार जब नानफेंग रिज तियानदाओ संप्रदाय का संरक्षण खो देगा, तो ब्लैक ड्रैगन सिटी द्वारा उसका सफाया कर दिया जाएगा। किसी को नहीं पता था कि यह सुरक्षा कितने समय तक चलेगी, लेकिन यह संभवतः बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जियांग चेन का मामला कितनी जल्दी भुला दिया जाएगा। हालांकि जियांग चेन की मां भी आज यहां आई हैं, इसलिए इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। वेन शिन ने सोचा कि चू लुओ ही अकेली ऐसी नहीं थी जिस पर श्राप था। फ्लोटिंग आइलैंड की 2 अन्य महिला शिष्याएं भी थीं। अगर वे भी चू लुओ की तरह मंच पर नकाबपोश आदमी का बचाव करते तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता। जैसे ही वह उन्हें ढूंढने वाली थी, 2 परिचित आकृतियां उसके सामने प्रकट हुईं, जिससे उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। महान शिया राजवंश की राजकुमारी और तियानवांग शिखर में शामिल होने वाली एक महिला शिष्या तियान लैन उसकी कट्टर दुश्मन थी। हालांकि तियान लैन के बगल में मौजूद व्यक्ति ही उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण था। हांग यूजुन, जियुलोंग शहर की उसकी करीबी दोस्त, दरअसल उसके कट्टर दुश्मन के साथ चल रही थी। जियांग चेन को लेकर हुए मतभेद के बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। वे अजनबी जैसे हो गए थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि होंग यूजुन तियान लैन से दोस्ती कर लेगा। क्या ये वेन शिन नहीं है? तियान लैन ने हैरानी से कहा। वेन शिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और होंग यूजुन की ओर देखा, जो घबराई हुई लग रही थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन जल्दी से उसे फिर से ऊपर उठा लिया और उसकी निगाहों से आंखें मिलाईं। वेन शिन, उसने पुकारा। क्या आप महोदय तियानवांग शिखर के निवासी हैं? वेन शिन ने पूछा। हाँ, होंग यूजुन ने सिर हिलाया। क्या तुम ये भूले हो कि तियानदाओ संप्रदाय में प्रवेश करने की तुम्हारी आधी क्षमता जियांग चेन की वजह से ही थी? हर किसी को चुनने की आज़ादी है, लेकिन होंग यूजुन की स्थिति विशेष थी। ये जानते हुए भी कि जियांग चेन और निंग हाओटियन दुश्मन थे, फिर भी ऐसा करना, वह वास्तव में एक तुच्छ व्यक्ति थी। होंग यूजुन ने दांत पीसते हुए अपने बचे हुए अंतरात्मा के कारण शर्मिंदगी महसूस की। कुछ क्षण बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, जियांग चेन मर चुका है। ये सुनकर वेन शिन की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। बिल्कुल सही कहा, जियांग चेन मर गया। यही भाग्य को चुनौती देने का परिणाम है। तियान लैन ने बेहद प्रसन्न होकर ताली बजाई। जियांग चेन के 10,000 जानवरों के क्षेत्र में फंस जाने के कारण चिक्सियाओ शिखर की नवस्थापित प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। यदि दंड कक्ष के निष्पक्ष हॉल मास्टर न होते तो इस दौरान कई घटनाएं घटित हो सकती थीं। और हाँ वेन शिन, तुमने पहले बड़ी खूबसूरती से कहा था कि जियांग चेन सही था और मास्टर ब्रदर निंग गलत। लेकिन असल में यह महज फायदे का चुनाव था। तुम उसी पर दांव लगा रही थी। होंग यूजुन ने आगे कहा, उसकी व्यंग्यपूर्ण और घृणा भरी निगाहें उसे अपरिचित सा बना रही थीं। उसने वेन शिन को बोलने का मौका दिए बिना ही कहा, देखो तो सही, तुम तो पहले ही दिव्य यात्रा क्षेत्र में पहुंच चुकी हो। तुम्हें जियांग चेन से बहुत लाभ मिला होगा, है ना? क्या ये सच है, जैसा कि दूसरे कहते हैं, कि तुम जियांग चेन की रखेल हो? उसके द्वेषपूर्ण शब्दों में ईर्ष्या की झलक थी। वह अभी भी जुयुआन क्षेत्र में थी, जो दिव्य यात्रा क्षेत्र से बहुत दूर था।
वेन शिन की आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा भावहीन हो गया, लेकिन उसकी छाती का तेजी से ऊपर नीचे होना उसकी आंतरिक उथल पुथल को जाहिर कर रहा था। तियानदाओ संप्रदाय में बहुत कम शिष्यों ने जियांग चेन का समर्थन किया, महिला शिष्यों में केवल वेन शिन ने ही उनका समर्थन किया। इसके अलावा शुरुआत में चिक्सियाओ पीक पर केवल वह, जियांग चेन और मेंग हाओ ही थे। मेंग हाओ महज जियांग चेन का नौकर था। इस प्रकार जियांग चेन और वेन शिन के बीच के रिश्ते ने स्वाभाविक रूप से बहुत सारी अटकलों को जन्म दिया। वेन शिन के दिव्य यात्रा क्षेत्र में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद ईर्ष्यालु लोगों ने इसका फायदा उठाकर उसकी बदनामी की और कहा कि जियांग चेन के साथ उसका रिश्ता असामान्य था। तियान लैंग, तुम बहुत अच्छी हो। होंग यूजुन की वजह से प्रतियोगिता के इस दौर में वेन शिन पूरी तरह से हार गई। तियान लैन ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में थे, तुमने प्रतिफल और जोखिम का आकलन नहीं किया। अब देखो, तियानदाओ संप्रदाय के शिष्य के रूप में तुम्हारे पास मीनार पर चढ़ने की योग्यता भी नहीं है। उसने अफसोस जताते हुए सिर हिलाया और कहा, अफसोस यूजुन, चलो कुछ खाने के बाद ऊपर चलते हैं। दोनों महिलाओं ने वेन शिन पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसके पास से गुजर गईं। वेन शिन की सारी ताकत मानो खत्म हो चुकी थी और उसे फ्लोटिंग आइलैंड की उन दो महिला शिष्यों को ढूंढने की कोई इच्छा नहीं थी, जो वहां एक चलती फिरती लाश की तरह खड़ी थी। उसी समय नौक पर यून शियाओ और लियू पेंग को बहुत पसीना आ रहा था। राजकुमारी जियांग की इस टिप्पणी के कारण, चाहे कुछ भी हो, उसकी ताकत शिन्हुओ रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान पाने में सक्षम होनी चाहिए, है ना? युन शियाओ ने तुरंत सोच विचार करते हुए जल्दी से कहा, राजकुमारी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं ये स्वीकार करता हूँ। लेकिन जैसा कि नीचे के लोगों ने कहा, ये व्यक्ति बहुत चालाक और धूर्त है, और वह अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, जो काफी कुछ बताता है। या जैसा कि उस युवती ने कहा, क्या उसका प्रदर्शन उसकी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा था? राजकुमारी जियांग ने चू लुओ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, ये कैसे संभव है? अभी अभी जो तलवार का वार हुआ, वह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि उसने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी, ताकि दूसरों को चौंका सके। राजकुमारी, देखिए, विंड ट्रेस की हार केवल उसकी ऊर्जा के हिल जाने के कारण हुई थी। अगर प्लेटफॉर्म की सीमाएं न होती, तो इसे हार माना ही नहीं जाता, लियू पेंग ने भी तुरंत और सतर्कता से कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें जियांग चेन को इस तरह बदनाम करना पड़ा, क्योंकि डेक पर सैनिकों का एक दस्ता प्रकट हुआ, जो चुपचाप खड़ा था और उनकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। राजकुमारी जियांग ने अचानक कहा, लियू पेंग, आपने पहले कहा था कि आप मुझे शिन्हुओ रैंकिंग के शीर्ष 50 में से एक विलक्षण प्रतिभा से मिलवाएंगे। मैंने उसे भी नहीं देखा, शायद उसे कोई जरूरी काम था और वह नहीं आ सका, लियू पेंग घबराकर हकलाते हुए बोला। क्या सच में? उसका नाम क्या है? वह आज इतने बड़े आयोजन में भी नहीं आ सका। राजकुमारी जियांग ने ताना मारा। लियू पेंग ने तुरंत उन सैनिकों द्वारा डाले गए दबाव को महसूस किया। सौभाग्यवश ठीक उसी क्षण नीचे मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठी। इसका कारण ये था कि जियांग चेन की विश्राम अवधि समाप्त हो गई थी और एक नया प्रतिद्वंद्वी सामने आ गया था। नए प्रतिद्वंदी की ताकत ही यह साबित करेगी कि चू लुओ की बात सच थी या झूठ। यह उसकी है। राजकुमारी जियांग ने अब लियू पेंग पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आश्चर्य से नीचे देखने लगी, जिससे लियू पेंग ने राहत की एक गहरी सांस ली। लेखक का नोट, आज बहुत से लोगों ने इनाम दिए। कई लोगों ने 999 की राशि दी। दुर्भाग्यवश मैं हाल ही में अपनी शक्ति बचा रहा था, एक जबरदस्त विस्फोट की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं और अध्याय नहीं जोड़ सकता। कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं। पुरस्कार सूची ऑफलाइन जी, नॉन यू डोंट लव मेन तारांकन रू, ब्लैकबर्ड झा, ईइंग, किन शिन जियानडैन, सनशाइन 7। ये पंचिंग जियाओलो, फैंटुआन एचएक्स थॉट्स, शांग यू एट यूनलोंग, बाका पास्ट इज मेमोरी, ब्लैक। अध्याय 203 राजकुमारी क्रिम्सन मून। राजकुमारी जियांग जिस व्यक्ति को पहचानती है, वह स्वाभाविक रूप से कोई छोटी बात नहीं है। जैसे ही वह प्रकट हुई, पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। पहली बात तो ये थी कि यह उसकी पहचान के कारण था, और दूसरी बात, उन्हें लगा कि मंच पर मौजूद नकाबपोश व्यक्ति बहुत बदकिस्मत था। उसके तीनों प्रतिद्वंद्वी पिछले वाले से अधिक मजबूत थे और उसका भाग्य बेहद खराब था। चू लुओ, क्या तुम्हें अब भी आत्मविश्वास है? मेंग फीफी ने उत्सुकता से पूछा। चू लुओ ने मंच पर लाल रंग की आकृति को देखा, उसके होंठ कसकर बंद थे। ये सच है। मेंग फीफी ने सिर हिलाया, उसे लगा कि चू लुओ की प्रतिक्रिया सही थी।
हो सकता है कि वह सीनियर ब्रदर को खुद को बेनकाब करने के लिए मजबूर कर दे। अचानक चू लुओ के एक वाक्य ने उसे स्तब्ध कर दिया। यह पुष्टि करते हुए कि यह कोई मजाक नहीं था, मेन फीफी अपनी आंतरिक हैरानी को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। ये प्रिंसेस क्रिम्सन मून है। काफी देर के विराम के बाद मेन फीफी आखिरकार एक वाक्य बोलने में कामयाब हो गई। राजकुमारी क्रिम्सन मून महान जिया राजवंश की महारानी और निंग हाओटियन की मंगेतर। वह शिन्हुओ रैंकिंग में 19वें स्थान पर और ब्यूटी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहीं। ये कहा जा सकता है कि वह वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक थीं। उन्हें उच्च अध्ययन के लिए 3 सीटों को सुरक्षित करने वाली सबसे होनहार उम्मीदवारों में से एक माना जाता था। इतनी असाधारण महिला दूसरे दौर में कभी नहीं हार सकती, इसलिए स्वाभाविक रूप से गिरने वाला व्यक्ति नकाबपोश ही होगा। हम चू लुओ तो बस शेखी बघार रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कर्म का फल इतनी जल्दी मिलेगा। क्या तुम्हारे पास सच में कोई ताकत नहीं है? आओ और हमारी आंखें खोलो। विंड ट्रेस का पहले समर्थन करने वाली महिलाओं में से सबसे तेज आवाज वाली मोटी महिला ने किसी और के प्रतिक्रिया देने से पहले ही जोर से उकसाया। इस पर तुरंत ही सहमति और विरोध दोनों ही देखने को मिले। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्या है? ये बात तो सचमुच घृणित है। विंड ट्रेस और उनके समर्थक हार को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अरे, साफ तौर पर नकाबपोश ने ही धोखा दिया था, वरना हमारी विंड ट्रेस कैसे हार सकती थी? अगर प्लेटफॉर्म के नियम न होते तो विंड ट्रेस इस चूहे को तलवारबाज का बर्ताव सिखा देता। शोरगुल के बीच मंच पर एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई और पूरा स्थल पल भर में शांत हो गया। सभी लोग अविश्वास से उस दुबली पतली आकृति को देखने लगे। यह आभा राजकुमारी क्रिम्सन मून की साधना में फिर से सुधार हुआ है। राजकुमारी क्रिम्सन मून दिव्य यात्रा क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रतिभा है, जिन्होंने स्वर्ग और मनुष्य को एक साथ समझा है और सर्वोच्च दिव्य कलाओं का अभ्यास करती हैं। विंड ट्रेस को 10 पायदान ऊपर ले जाकर शिन्हुओ रैंकिंग के शीर्ष 50 में जगह बनाना, यह अंतर बहुत बड़ा है। चाहे वे जियांग चेन का समर्थन कर रहे हो या विंड ट्रेस का, मंच पर मौजूद महिला से सभी प्रभावित थे। इस समय खंडित चबूतरा अपनी मूल अवस्था में लौट आया, जबकि जियांग चेन विश्राम कर रही थी। उसके नंगे पैर, जो जैड की तरह सफेद थे, जमीन पर पड़े थे। पतली पिंडलियों पर लाल रिबन लिपटे थे, घुटनों पर पंखों वाली लाल स्कर्ट थी और ऊपरी शरीर पर हल्का कवच था, जो उसके शरीर की आकृति के अनुरूप था। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि कोई भी सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। साथ ही उसकी मोहक काया भी थी। वह सौंदर्य रैंकिंग में तीसरे स्थान के लिए वास्तव में योग्य थी। हालांकि राजकुमारी क्रिम्सन मून के हथियार दरांती के समान 2 घुमावदार ब्लेड थे। तुमने अभी जिस दाव का इस्तेमाल किया है, उसी का इस्तेमाल करो, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने कहा। ओह, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने तब कहा, मैं स्वयं उस दाव की शक्ति का अनुभव करना चाहती हूँ। उसके शब्दों में एक अप्रतिरोध्य आदेश था, मानो जियांग चेन को उसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था कि वह इसका अनुभव करना चाहती है। आखिरकार वह महारानी थी, इसलिए उनका ऐसा स्वभाव समझ में आता था। युद्ध शतरंज का खेल है। जब महाराज किसी के साथ शतरंज खेलते हैं, तो क्या आप अपने प्रतिद्वंद्वी को भी अपने मोहरों को आपके बताए स्थान पर रखने के लिए कहते हैं? जियांग चेन इस झांसे में नहीं आया और उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया। राजकुमारी क्रिम्सन मून के होठों के कोने पर एक ठंडी सी मुस्कान उभरी और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम डर रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा सबसे शक्तिशाली प्रहार व्यर्थ जाएगा? ये शब्द विंड ट्रेस के समर्थकों को बेहद पसंद आए। शांत चौक फिर से गुलजार हो गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार जियांग चेन के समर्थन में बहुत कम लोग बोले, क्योंकि मंच पर खड़ी व्यक्ति प्रिंसेस क्रिम्सन मून थी। इस तरह के उकसावे का सामना करते हुए जियांग चेन ने अपने चौड़े कंधों को उचकाया, अपना बायां हाथ उठाया, राजकुमारी क्रिम्सन मून की ओर इशारा किया और गहरी आवाज में कहा, चूंकि आप ऐसा सोचती हैं, तो महाराज, अपनी पूरी ताकत से प्रहार कीजिए। ये शब्द निकलते ही चौक में फिर से सन्नाटा छा गया। राजकुमारी क्रिम्सन मून का सामना करते हुए उसने इतना अहंकारी और निर्भीक होने का साहस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह राजकुमारी क्रिम्सन मून के पूर्ण बल से किए गए प्रहार को अपने एक दांव के बराबर समझता हो? क्या वह राजकुमारी की शक्ति से अनजान है? यह विचार कई लोगों के मन में था। राजकुमारी क्रिम्सन मून को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? सुंदरता रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, शिन्हुओ रैंकिंग में 19वें स्थान पर और किसी और की दिव्य मेरिडियन चुराने वाले निंग हाओटियन की मंगेतर, राजकुमारी क्रिम्सन मून। जियांग चेन का आखिरी वाक्य व्यंग्य से भरा था।
कई लोगों के चेहरे के भाव फिर से बदल गए, जिससे इस नकाबपोश व्यक्ति के बारे में उनकी धारणा ताज़ा हो गई। वह सिर्फ अहंकारी नहीं था, बल्कि उसका अहंकार असीमित था। निंग हाओटियन द्वारा दिव्य मेरिडियन को छीनने का मामला, अगर इस पर चर्चा भी की जाए तो केवल तभी बोलने की हिम्मत की जाएगी जब वहां कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद न हो। लेकिन इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि उसने फायर डोमेन के सबसे व्यस्त दिन में सार्वजनिक रूप से इस विषय पर चर्चा की, और वह भी इतने मुखर लहजे में। कई लोगों ने आकाश की ओर देखा, जहां एक विशालकाय ड्रैगन नाव, जो एक आध्यात्मिक कलाकृति के रूप में उड़ रही थी, ब्लैक ड्रैगन सिटी का जहाज, आसमान में ऊंचाई पर जा रहा था। इन शब्दों को सुनकर जहाज पर सवार लगभग सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। ओह, दिव्य मध्याह्न रेखा! शहर की दीवार पर पवित्र संस्थान के धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को काफी दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। जी हाँ, राजवंश क्षेत्र के 10,000 पहाड़ों में नाड़ी खोलने के समारोह के दौरान एक युवक में दिव्य नाड़ी होने का पता चला। महान जिया सम्राट का दिल घबरा गया, लेकिन उन्होंने ऊपर से शांत रहते हुए बहुत ही सहजता से बात की। और फिर इसे आपकी बेटी के मंगेतर निंग हाओटियन ने ले लिया। धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा। महान जिया सम्राट चुप रहे, ये सोचते हुए कि प्रश्न जिज्ञासावश पूछा गया था या आरोप के रूप में। आदरणीय, दिव्य मध्याह्न रेखा से पहले ही निंग हाओटियन और क्रिम्सन मून आपस में उलझे हुए थे। हालांकि दिव्य मध्याह्न रेखा के अपहरण की घटना घटी, लेकिन जिसकी दिव्य मध्याह्न रेखा का अपहरण हुआ, जियांग चेन, मूल रूप से निंग चेन था, जो निंग हाओटियन का वंशज था। यह उनके बीच का आंतरिक संघर्ष था, और राजवंश के लिए इसमें हस्तक्षेप करना कठिन था, महान शिया राजवंश ने कहा। तो फिर जियांग चेन कहाँ है? ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु 10,000 जानवरों के क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद महान जिया सम्राट ने 10,000 जानवरों के क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि अंदर फंसे लोगों के बचने की संभावना बहुत कम है, और दिव्य यात्रा क्षेत्र में मौजूद किसी व्यक्ति के लिए बाहर आना असंभव है। कितनी अफसोस की बात है, धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने केवल 3 शब्द कहे। महान जिया सम्राट ने चुपके से राहत की सांस ली, फिर अपनी निगाहें वापस मंच की ओर घुमाई और नकाबपोश व्यक्ति को देखते हुए उनकी पलकें थोड़ी झुकी हुई थीं। मंच पर जियांग चेन की बातें सुनने के बाद राजकुमारी क्रिम्सन मून के चेहरे के भाव भी नाटकीय रूप से बदल गए। तुम्हें क्या पता? तुम्हें अंदर छिपी जटिलताओं के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? राजकुमारी क्रिम्सन मून चिल्लाए। सही, जियांग चेन ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ अपने मास्क पर उंगली फेरते हुए कहा, और कुछ नहीं, अब अपनी चाल चलो। अभी तुमने जो अपराध किया है वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। राजकुमारी क्रिम्सन मून पहले से ही अधीर थी, और उसके हाथों में मौजूद घुमावदार ब्लेडों से 2 मनमोहक लाल रोशनी निकली। तुम मुझसे पूरी ताकत से प्रहार की उम्मीद कर रहे हो, है ना? लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। पहले मुझसे यह एक दांव ले लो। राजकुमारी क्रिम्सन मून ने अपनी दोनों तलवारें अपने सिर के ऊपर उठाईं, तलवारें आपस में रगड़ खा रही थीं। थोड़ी देर तक बल लगाने के बाद उसने उन्हें जोर से नीचे गिरा दिया। गुप्त कला, क्रिम्सन मून। तलवारें जियांग चेन की ओर नहीं बल्कि उसके बाएं और दाएं ओर गिरी। तलवारों के गिरते ही अचानक एक परिवर्तन हुआ और पूरा मंच लाल रोशनी से जगमगा उठा। अध्याय 204। मेरा बड़ा भाई तलवार का इस्तेमाल करता है। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने राजकुमारी क्रिम्सन मून को नाराज कर दिया है। मंच के बाहर खड़े लोग, जो लाल रोशनी से घिरे हुए थे, उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमारी क्रिम्सन मून आते ही इस चाल का इस्तेमाल करेगी, जिसका मकसद जियांग चेन को तुरंत हराना था। यह एक गुप्त तकनीक है जिसे केवल वही लोग विकसित कर सकते हैं जिन्होंने स्वर्ग और मनुष्य दोनों को एक साथ आत्मसात कर लिया हो। उसके भीतर रहने वाले लोग मानो तारों के बीच होते हैं, उनके शरीर अनियंत्रित होते हैं और उनकी दृष्टि और श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। आप क्या कहते हैं, क्या नकाबपोश आदमी हारेगा या मर जाएगा? बाहरी लोगों की नज़र में प्रिंसेस क्रिम्सन मून की जीत निश्चित थी। एकमात्र संदेह ये था कि क्या जियांग चेन बच पाएगा। मंच पर खड़े होकर जियांग चेन अपने सामने के विचित्र दृश्य को देखकर चकित रह गया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी लाल रंग की दुनिया में हो। आसपास का नजारा तो वैसा ही था, लेकिन भीड़ गायब हो गई थी और उसके सिर के ऊपर एक खूनी चांद लटका हुआ था। क्या ये भ्रम है? ऐसा लगता तो नहीं। इस भयावह वातावरण में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैर दलदल में धंस रहे हों, वह लगातार नीचे गिर रहा हो। फिर भी जब उसने नीचे देखा तो उसे कुछ भी होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। भनभनाहट। उसके कानों में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और चक्कर आने के कारण उसे मतली होने लगी। बादलों को चीरता हुआ नीला आकाश। राजकुमारी क्रिम्सन मून की तलवार ने हमले का मौका पाकर उसे लपक लिया।
उसकी कृपाण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी मानो मैदान में तेज हवा चल रही हो, और उसकी कृपाण शक्ति ने बादलों को चीर दिया। अपनी सामान्य अवस्था में भी जियांग चेन शायद इस हमले को रोक नहीं पाता, और अब तो गुप्त तकनीक के बीच में होने के कारण यह और भी मुश्किल हो जाता है। जीवन विच्छेदक भूतश्लेष ब्रेक। उस महत्वपूर्ण क्षण में जियांग चेन ने अचानक अपनी कृपाण से प्रहार किया। उसकी आभा विस्मयकारी थी, जो तलवारबाजी की अवधारणा से ओतप्रोत थी। जैसे ही दोनों तलवारें टकराईं, राजकुमारी क्रिम्सन मून और जियांग चेन दोनों थोड़ी थोड़ी नीचे झुक गईं, और किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी क्रिम्सन मून की खूबसूरत आंखें सिकुड़कर एक पतली सी लकीर बन गईं। इससे पहले कि उनका आश्चर्य पूरी तरह से व्यक्त हो पाता, उनके बाएं हाथ की तलवार ने जोरदार प्रहार किया और उनके दाहिने हाथ की तलवार ने अपनी चाल बदल दी। दोनों तलवारों का प्रभाव मौली की सूर्य और चंद्रमा तलवार के समान ही अद्भुत था, लेकिन राजकुमारी क्रिम्सन मून, जिन्होंने स्वर्ग और मनुष्य को एक साथ धारण कर लिया था, कहीं अधिक कुशल थीं। उनकी दोनों तलवारें एक साथ पूर्णतया समन्वित और अप्रत्याशित रूप से आक्रमण करती थीं। हालांकि उन सभी को जियांग चेन ने रोक दिया, जो अपनी तलवार के साथ एकरूप होकर लगातार अपनी चालें बदल रहा था। इस शानदार घटनाक्रम को दूसरों ने नहीं देखा। परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे बाहर के लोगों को एहसास हुआ कि कई मिनट बीत चुके हैं। उन कुछ मिनटों में एक हमले की तो बात ही छोड़िए, 10 हमले किए जा सकते थे और काफी समय भी बच जाता। क्या अप्रत्याशित घटनाक्रम हो सकता है? लोग उस दिशा में सोचने की हिम्मत नहीं करते थे। वे नकाबपोश व्यक्ति की ताकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दरअसल वह वाकई में उतना ही ताकतवर था। प्लेटफॉर्म पर लगी लाल बत्ती एक चटकने की आवाज के साथ बिखर गई, मानो अंडे का छिलका टूट गया हो, और अनगिनत तारों की रोशनी के कणों में परिवर्तित हो गई। जियांग चेन और राजकुमारी क्रिम्सन मून लोगों की नजरों के सामने प्रकट हुए। दोनों मंच के एक एक कोने पर खड़े थे, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि किसका पलड़ा भारी था। उन्होंने तो विजेता का फैसला भी नहीं किया। सभी लोग हैरान थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने स्वर्ग और मनुष्य को एक में समाहित करने में भी महारत हासिल कर ली है। राजकुमारी क्रिम्सन मून बहुत आश्चर्यचकित हुई और जियांग चेन को एक अलग ही नजर से देखने लगी। अन्यथा उसकी गुप्त तकनीक को तोड़ना असंभव होता। जियांग चेन ने इससे इनकार नहीं किया और कहा, यदि आप विंड ट्रेस से 10 रैंक आगे निकलने के लिए ऐसी गुप्त तकनीक पर निर्भर हैं, तो लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ स्पष्ट था, स्वर्ग और मनुष्य के एक ही स्वरूप के साथ वह उसकी गुप्त तकनीक को तोड़ सकता था और उसके सबसे बड़े लाभ को बेअसर कर सकता था। वाह, सफलता का थोड़ा सा स्वाद चखने से ही इंसान घमंडी हो जाता है। अज्ञानी और हास्यास्पद। राजकुमारी क्रिम्सन मून ने उपहास किया। उसकी तलवार की लाल रोशनी एक धधकती लौ की तरह उसके सुंदर चेहरे को रोशन कर रही थी। उसका व्यवहार अभी भी अहंकारी था। जीवन विच्छेदक भूतश्लेष बांधो। जियांग चेन ने अपने होंठ सिकोड़े, कुछ नहीं कहा और अपनी तलवार उसकी ओर खींच ली। कितना चतुर, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने मन ही मन सोचा। उसकी गुप्त तकनीक में कुछ समय का अंतराल होता था। एक बार विफल होने के बाद उसे ठीक होने में कई मिनट लगते थे। उसने इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी बची हुई शक्ति से किया था, इसलिए उसे ठीक होने में केवल 1 मिनट का समय लगा। फिर भी उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जियांग चेन उसकी चाल समझ जाएगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। मूर्ख, स्वर्ग और मनुष्य की एक ही शक्ति केवल गुप्त तकनीकों में ही प्रदर्शित नहीं होती है। दिव्य चंद्रमा के 4 रूप, स्वर्गीय आघात। राजकुमारी क्रिम्सन मून के पास भी पूर्ण कृपाण आशय था। स्वर्ग और मनुष्य के एकत्व के साथ संयुक्त होकर उसकी तलवार उग्र लहरों की तरह बाहर निकली, जो भयावह रूप से शक्तिशाली थी। उसके पीले पैर चुपचाप, हल्के और फुर्तीले ढंग से जमीन पर पड़े। उसने बाद में एक वार किया, लेकिन उसने बाजी अपने हाथ में ले ली। एक तलवार से जियांग चेन की तलवार को रोका और दूसरी से उसे पीछे धकेल दिया। और जब उसकी गति धीमी पड़ गई, तो उसने जियांग चेन की छाती पर लात मारी। जियांग चेन कुछ कदम पीछे हट गया, जब तक कि उसका आधा पैर प्लेटफॉर्म के किनारे पर नहीं आ गया। तो क्या आपको अंतर पता है? राजकुमारी क्रिम्सन मून ने विजयी स्वर में कहा। मार्शल आर्ट्स में स्वर्ग और मनुष्य का एकीकरण हो गया है। लगता है मैं पुराना हो गया हूं। जियांग चेन ने कुछ ऐसा कहा जिसे समझना मुश्किल था। 500 साल बीत चुके थे, अनगिनत चीजें खो गईं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक चीजों ने प्रगति और विकास किया। स्वर्ग और मनुष्य एक में समाहित हैं। जियांग चेन इसे केवल साधना के लिए उपयोग की जाने वाली एक अवधारणा के रूप में ही जानता था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि 500 वर्षों के बाद यह मार्शल आर्ट के साथ एकीकृत होने के लिए विकसित होगा, जिससे न केवल क्रिम्सन मून को गुप्त तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी, बल्कि उसकी कृपाण तकनीकों में भी वृद्धि होगी।
अच्छा अच्छा। जियांग चेन ने अचानक ताली बजाई, ये जानते हुए कि उसकी कमियों ने उससे सुधारने का अवसर दिया था। उसे अभी अभी जो क्षणिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी, उसने उसे आत्मसात कर लिया और उसने अपनी तलवारबाजी की तकनीकों में स्वर्ग और मनुष्य को एक में एकीकृत करने का प्रयास भी शुरू कर दिया। जीवन विच्छेदक भूत/विनाश। जियांग चेन ने एक बार फिर हमला किया और आक्रामक रुख अपनाया। कितना मूर्ख व्यक्ति है, सच में बहुत परेशान करने वाला। दिव्य चंद्रमा के 4 रूप, पृथ्वी का क्रोध। राजकुमारी क्रिम्सन मून की भौहों में अधीरता झलक रही थी और उनकी कृपाण की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। उनकी दोनों कृपानें आपस में टकराईं, मंच कांप उठा और ऐसा लगा मानो जमीन इस प्रहार की शक्ति को सहन करने में असमर्थ हो। बहुत ही भयानक। राजकुमारी क्रिम्सन मून की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। भले ही उसकी रैंक में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वह आज के मैच के दौरान सुधार करने की योजना बना रही होगी। दिव्य चंद्रमा के 4 रूप, स्वर्गीय आघात, पृथ्वी का क्रोध, गर्जन, अमरता। इस नकाबपोश व्यक्ति ने वास्तव में राजकुमारी को दूसरा दांव खेलने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, और पिछली गुप्त तकनीक भी विफल हो गई। आप सबने सुना ही होगा, है ना? इस नकाबपोश व्यक्ति ने भी स्वर्ग और मनुष्य का एक साथ रूप धारण कर लिया। जियांग चेन, जिसके बारे में उम्मीद थी कि उसे एक ही झटके में हरा दिया जाएगा, अब तक टिका हुआ है, जो कि चू लुओ के पिछले बयान को सही साबित करता प्रतीत होता है। बेशक विंड ट्रेस के प्रशंसक इससे असहमत थे। राजकुमारी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। नकाबपोश आदमी की हार बस कुछ ही समय की बात है। क्या वह अब तक डटा रह सकता है जबकि विंड ट्रेस नहीं टिक पाएगी? राजकुमारी क्रिम्सन मून को हराना मुश्किल था, लेकिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करने वाली राजकुमारी के सामने कुछ समय तक टिके रहना विंड ट्रेस के लिए वाकई संभव था। उसने उस हमले का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे विंड ट्रेस को हराया था, जिसका मतलब है कि रक्षात्मक परिस्थितियों में उस हमले की ताकत उसके लिए बच्चों का खेल होगी। मोटी महिला ने जियांग चेन को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। यह मत भूलिए कि महाराज का राज्य अंतिम चरण में है और नकाबपोश व्यक्ति केवल मध्य चरण में है। यदि उनके राज्य आपस में बदल दिए जाएं तो क्या होगा? कुछ समझदार लोगों ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को पहचाना और उन्हें इसकी याद दिलाई। बिल्कुल सही, तलवारबाजी का वह मुकाबला इतना शानदार था कि उन्होंने दायरे में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण अंतर को नजरअंदाज कर दिया, जिसने परिणाम निर्धारित किया। विंड ट्रेस की तरह प्रिंसेस क्रिम्सन मून भी अंतिम चरण की पूर्णता में थी और जियांग चेन मध्य चरण की शुरुआत में थी। लेकिन मार्शल आर्ट को एक तरफ रख दे तो जब उनकी ची ऊर्जा टकराई तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कोई भी दूसरे से हार रहा हो। ये कैसे संभव है? ये तो समझ से परे है। एक संभावना यह है, नकाबपोश व्यक्ति के शरीर में राजकुमारी की तुलना में कम दिव्य छिद्र नहीं है। दिव्य द्वारों का संचय, ये कुछ ऐसा था जो आमतौर पर प्रतिभाशाली लोग करते थे, लेकिन इसकी भी एक सीमा थी। बहस के दौरान मंच पर ऊर्जा का प्रवाह फिर से बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हुए आदान प्रदान से एक परिणाम निकला। जियांग चेन नुकसान में थे। ओह, कई पैनी नजर वाले लोगों ने गौर किया कि जब प्रिंसेस क्रिम्सन मून ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया तो जियांग चेन अपने पिछले रूप की तुलना में कहीं अधिक शांत दिखाई दिया। इसका मतलब था कि उसकी हालत में सुधार हो रहा था। हालांकि ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाए, लगातार दो हार की ओर इशारा कर रही थीं। देखा, उसमें वो ताकत कहां से आई जिसके बारे में चू लुओ ने बात की थी? मोटी महिला ने विजयी भाव से कहा। चू लुओ, तुम्हारे बड़े भाई के पास उस कुतिया का मुंह बंद करने के लिए कौन सा तुरुप का पत्ता है? हमें थोड़ा सा संकेत दो। उसे इस बात का पता नहीं था कि मेन फीफी जियांग चेन के पक्ष में खड़ी थी और उस मोटी महिला के प्रति उसके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी। करीब आओ, चू लुओ ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए सोचा कि क्या ऐसा कहा जा सकता है। हम मेन फीफी का चेहरा खिल उठा और वह तुरंत आगे झुक गई। मेरा बड़ा भाई तलवार का इस्तेमाल करता है। उसे एक वाक्य ने मेन फीफी को अवाक कर दिया। अध्याय 205 तलवार आ रही है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपका बड़ा भाई इतने समय से इधर उधर मौज मस्ती कर रहा था? मेन फीफी को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उसने उत्साहित और आशा से भरी भीड़ को चारों ओर देखा। अगर उन्हें यह पता होता तो शायद वे इस तरह नहीं होते। इस उबाऊ तमाशे को खत्म करने का समय आ गया है। इस समय प्रिंसेस क्रिम्सन मून की गुप्त कला का पुनः उपयोग किया जा सकता है। गुप्त कला, 2 चंद्रमा उड़ान भरते हुए। दिव्य चंद्रमा का तीसरा रूप, गरज। लाल बत्ती के दोबारा प्रकट होने से पहले ही राजकुमारी क्रिम्सन मून की तीसरी कृपाण चाल शुरू हो चुकी थी। उनकी गुप्त कला की शक्ति के साथ मिलकर इसके बारे में सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे।
जब लाल बत्ती फिर से गायब हो जाएगी तो नकाबपोश आदमी एक लाश बन चुका होगा। सभी ने मौन रूप से इस बात पर विचार किया। प्लेटफॉर्म पर जियांग चेन जिस लाल दुनिया में था वह पहले से भी अधिक विचित्र थी, जिसमें दो रक्तचंद्र आसमान में ऊंचाई पर लटके हुए थे। चांदनी रात में उसे फिर से कई तरह की असहज संवेदनाओं का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि जियांग चेन स्थिति के अनुसार ढल पाता और उसका समाधान कर पाता, राजकुमारी क्रिम्सन मून की घुमावदार तलवार पहले ही उसके सामने थी। घोस्ट मॉनक्लिफ। हालांकि जियांग चेन को अनुभव प्राप्त हो चुका था, गुप्त कला में पढ़ने से पहले ही उसने अपनी तलवारबाजी की चाल को तैयार कर लिया था, बस उसे इस्तेमाल करने की प्रतीक्षा कर रहा था। तेज हवाओं से भरी वह लाल दुनिया भयावह थी। तलवार का एक शुद्ध प्रहार जो तलवार की श्रेष्ठता को दर्शाता है, सभी बाधाओं को दूर कर देता है, अजेय है। राजकुमारी क्रिम्सन मून का तीसरा रूप भी उतना ही शक्तिशाली था। उसकी जुड़वां तलवारें आकाश से बिजली की दो लपटों की तरह नीचे उतरी, जिससे वास्तव में उसे बढ़त मिली और जियांग चेन को कई कदम पीछे हटना पड़ा। गुप्त कला, चंद्रमा की पुतली। इस बार लाल दुनिया अचानक गायब हो गई और आकाश में मौजूद दो रक्तचंद्र राजकुमारी क्रिम्सन मून की आंखों में समा गए, जिससे उनकी पुतलियां अर्धचंद्राकार आकार में बदल गईं, जो रक्त की तरह गहरे लाल रंग की थीं। बाहरी लोगों को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जियांग चेन मरा नहीं था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। हालांकि मास्क के कारण उनके चेहरे के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी शारीरिक मुद्रा शुरुआत की तुलना में काफी अलग थी। इसके विपरीत राजकुमारी क्रिम्सन मून जब गंभीर होती थी तो राजसी लगती थी और उसकी राक्षसी पुतलियां आश्चर्यजनक थीं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि इस नकाबपोश आदमी के पास अभी भी अचूक आकाश शक्ति है? वह इतनी जल्दी हार रहा है। ये देखकर विंड ट्रेस का समर्थन करने वाली मोटी महिला ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में चिल्लाकर कहा। सभी के चेहरे के भाव अजीब थे और वे सब एक साथ चुल्लुओं की ओर देखने लगे। दरअसल जियांग चेन का दो गुप्त कलाओं का सामना कर पाना अपने आप में बहुत प्रभावशाली था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उनके प्रदर्शन को देखे बिना लोगों को इस पर यकीन दिलाना मुश्किल था। तुम हार गए। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें अपना मुखौटा उतारना होगा, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने कहा। मुझ पर शक मत करो। जिस क्षण तुम आत्मसमर्पण करने की बात कहोगे या मंच से भाग जाओगे, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जियांग चेन कौन है। वह इस व्यक्ति के भेष को भेदना चाहती थी, उसकी गरिमा को चकनाचूर करना चाहती थी और उसके शुरुआती बड़े बड़े शब्दों को निरर्थक बनाना चाहती थी। शुरू से अंत तक जिस सबसे शक्तिशाली हमले की आपने कल्पना की थी, मैंने अभी तक उसका इस्तेमाल भी नहीं किया है, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने व्यंग्य किया। मेरा असली चेहरा देखना चाहते हो? पहले मुझे हराओ, जियांग चेन ने कहा। बेहद हठधर्मिता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी तक हारी नहीं हो? राजकुमारी क्रिम्सन मून चिल्लाए। क्या मैं हार गया? जियांग चेन ने अपने हाथ फैलाए, मानो वह कुछ हद तक अनुचित व्यवहार कर रहा हो। हम्फ। राजकुमारी क्रिम्सन मून की पुतली चमक उठी और अनगिनत खून जैसे लाल रंग की तलवारें अचानक हवा में प्रकट हुईं, जो जियांग चेन के चारों ओर घूम गईं और इतनी तीक्ष्णता से एक साथ वार करने लगी कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगी तो वह तुम्हारी मृत्यु होगी, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने कहा। चलो, जियांग चेन निडर था। आप मरोगे। राजकुमारी क्रिम्सन मून कोमल हृदय वाली नहीं थी। खून से लाल तलवारों की धारें एक साथ नीचे आईं, मानो जियांग चेन को 1000 टुकड़ों में फाड़ देना चाहती हो। उस खूनी दृश्य के बारे में सोचते ही कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। टकराना। जैसे कोई बांध ओवरलोड हो जाता है और अब और पानी नहीं रोक पाता, वैसे ही क्रोधित लहरें फूट पड़ी और जियांग चेन के शरीर से एक राजसी तलवार ऊर्जा एक स्तंभ की तरह उठी, जिसने खून से लाल कृपाण की धारों को पास आते ही कुचल दिया। ताली बजाओ। एक आध्यात्मिक तलवार आकाश में उड़ गई और जब वह गिरी तो उसकी म्यान नीले पत्थर को भेदते हुए सीधे जमीन में धंस गई। तलवार, आओ। जियांग चेन के मुख से एक अनोखे आकर्षण वाले दो शब्द निकले और एक झटके के साथ आत्मा की तलवार अपनी म्यान से बाहर निकल आई, मानो कोई विशालकाय ड्रैगन दौड़ रहा हो। उसके दाहिने हाथ ने कृपाण को दूर रख दिया और उसके बाएं हाथ ने तलवार उठा ली। एक कोमल लहर के साथ रक्त लाल कृपाण की धारें गायब हो गईं और एक शीतनिद्राजनक तलवार ऊर्जा ने तूफान को जन्म दिया, जो आकाश में फैल गई। महज 2 या 3 सेकंड में अनगिनत लोग प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। एक तलवारबाज। वह तलवारबाज है। वह तलवारबाज कैसे हो सकता है? उनके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे, जिससे उनकी सोच प्रभावित हो रही थी। इनमें सबसे ज्यादा हैरान वे लोग थे, जैसे कि विंड ट्रेस के लिए आवाज उठाने वाली मोटी महिला।
अगर मंच पर नकाबपोश व्यक्ति एक तलवारबाज था तो उसके पिछले सभी प्रदर्शन महज बच्चों का खेल थे। और फिर उन्होंने बड़ी आसानी से विंट्रेस को हरा दिया। अब लोगों को समझ आ गया कि चुलुओं के पहले कहे गए शब्दों का क्या अर्थ था। लगातार शोर मचा रही और किसी के ध्यान न देने का फायदा उठा रही मोटी महिला ने अपना सिर सिकोड़ा और भीड़ में गायब हो गई, फिर जल्दी से वहां से चली गई। क्या ये सच है? क्या ये सचमुच सच है? मेन फीफी ने चुलुओं की बातों की पुष्टि की। मनोवैज्ञानिक तैयारी के बावजूद भी वह ऐसी ही थी, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। तलवार को बाएं हाथ से पकड़े हुए वेन शिन, जो अब तक एक चलती फिरती लाश जैसी लग रही थी, उसकी आंखें चमक उठीं और आंखों में आंसू भर आए। मंच पर नकाबपोश आदमी को देखकर आश्चर्य के साथ साथ उसने जोर से गाली भी दी, ये कमीना। जियांग चेन द्वारा तलवार को बाएं हाथ से पकड़ने की बात केवल कुछ ही लोगों को पता थी, या यूं कहें कि केवल कुछ ही लोगों को याद थी। होंग यूजून उनमें से एक थी। जब वह और जियांग चेन पहली बार मिले तो उनके बाएं और दाएं हाथों के कारण उत्पन्न पूर्वाग्रह के चलते गलतफहमी हो गई थी। वह जियांग चेन हो सकता है, होंग यूजुन ने थूक निगलते हुए कहा। तुमने क्या कहा? तियान लैन को यकीन नहीं था कि उसने क्या सुना। जियांग चेन भी बाएं हाथ से तलवार चलाता है। तियान लैन ने आंखें घुमाते हुए कहा, इस दुनिया में बहुत से बाएं हाथ वाले लोग हैं और बहुत से लोग तलवार चलाते हैं। संयोग तो होते ही रहते हैं। होंग यूजुन अभी कुछ और कहने ही वाला था कि तियान लैन ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि वह 10,000 जानवरों के क्षेत्र से जीवित बाहर आ सकता है? ये सच है। 10,000 जानवरों के क्षेत्र का जिक्र करते ही होंग यूजुन को तुरंत लगा कि यह संभावना बेहद कम है। मुझे अपनी तलवार निकालने पर मजबूर करने के लिए तुम गर्व के पात्र हो, जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। धत्तेरी की राजकुमारी क्रिम्सन मून बेहद क्रोधित थीं। आखिरकार उनके साथ धोखा हुआ था और एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनकी गरिमा को कुचला गया था, जिसे वह अस्वीकार्य मानती थीं। दिव्य चंद्रमा का चौथा रूप अमर। उसकी आंखों में चंद्रमा की पुतली आकाश में उड़ गई और लाल रोशनी ने एक बार फिर मंच को भर दिया। हालांकि अंदर क्या हो रहा था ये देखना असंभव था, लेकिन गरजती हुई तलवार की ऊर्जा की गर्जना सुनी जा सकती थी। अब जबकि जियांग चेन ने कृपान से तलवार को अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए कृपान की वह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से राजकुमारी क्रिम्सन मून की हो गई थी। सबको पता था कि वह गुस्से में थी। तब लोगों को एहसास हुआ कि जियांग चेन का तलवार चलाना शुरू करना एक बात थी, लेकिन तलवार चलाने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो गया, ये दूसरी बात थी। पहले वाली मोटी महिला लौट आई थी और चुपके से स्थिति का अवलोकन कर रही थी। ताली बजाओ। इस बार 10 सेकंड से पहले ही लाल रोशनी बिखर गई और राक्षसी चंद्रमा राजकुमारी क्रिम्सन मून की आंखों में वापस समा गया। लोग आंखें फाड़कर इस झड़प का नतीजा देखने के लिए उत्सुक थे। जल्द ही वे भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों पक्षों में से किसी को भी चोट नहीं आई थी और उनकी ची ऊर्जा सामान्य थी। अचानक लोगों ने कुछ देखा। उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और चरखे की तरह भारी सांस लेने की आवाजें आने लगीं। उन्होंने देखा कि जियांग चेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसकी उंगलियों पर एक लाल रिबन लिपटा हुआ था और वह तेजी से घूम रहा था। लोगों को पहले लगा कि लाल रिबन जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर उन्होंने प्रिंसेस क्रिम्सन मून की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उसके बाएं पैर पर लिपटा हुआ लाल रिबन गायब था, जो उसके दाहिने पैर के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा कर रहा था। लेखक का नोट: तीसरा अध्याय उपलब्ध है। निम्नलिखित मित्रों को उनके पुरस्कारों के लिए धन्यवाद: यान किन्हुआ, शाओ पाई क्यूई बाओ, जिंग चेन, काय शिन यी जियू, पिंग डैन, यू गुआंग मेई यंग, जियायू, लाओ हु, नान रेन, चेन मुई जिकाओ, ये जू यी हो, ये यू वे नी एर शिंग, यान चेन किन्हु लियू ली शा, वू फा वू तियान, नी ताई डू, लियू झोंग शाओ, एमाई मान, यान किन्हुआ शाओ पाई क्यूई बाओ, ताओ लू, यान किन्हुआ शाओ पाई क्यूई बाओ, डू पाई जी, नान झू जुए ओ, बियन हुआ काय, शी हुआन, लैन से, माकिमा। अध्याय 206। शेन यू की अनोखी शैली। युद्ध के दौरान राजकुमारी क्रिम्सन मून अपने जूते उतार देती थी, नंगे पैर चलती थी और अपने पैरों के चारों ओर लाल रिबन बांध लेती थी। किसी को नहीं पता था कि क्यों। वह शिन्हुओ रैंकिंग में प्रतिस्पर्धा शुरू करने के बाद से ही ऐसा कर रही थी, जिससे लोगों पर गहरी छाप पड़ी थी। नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी तलवार के बदले कृपान उठा ली और राजकुमारी क्रिम्सन मून के पूरे बल से किए गए गंभीर हमले का सामना संयम से किया, पूरी तरह अप्रभावित रहा। इसके बजाय उसकी गुप्त तकनीक विफल हो गई और उसके बाएं पैर से निकला रिबन उसके हाथ में आ गिरा। भले ही उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनी आंखों से न देखा हो, फिर भी वे नकाबपोश व्यक्ति की ताकत से चकित थे।
कुछ समझदार लोगों ने गौर किया कि लाल रिबन उसके टखने से लेकर उसकी स्कर्ट तक लिपटा हुआ था। नकाबपोश आदमी को ये कैसे मिला? उसकी चिकनी जांघ पर चोट के कोई निशान नहीं थे, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। भीड़ में घुलमिल गई मोटी महिला इस बार सचमुच चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा, इस डर से कि कोई उसे उसके पहले के मूर्खतापूर्ण शब्दों के लिए पीट न दे। वास्तव में कुछ लोग ऐसा करना चाहते थे, भले ही परिणाम तय न हुआ हो। नकाबपोश व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित शक्ति न केवल चुलुओ के कथन से मेल खाती थी, बल्कि लोगों की कल्पना से भी परे थी। चुलुओ, मुझे बताओ, आखिर तुम्हारा सीनियर ब्रदर कौन है? फायर डोमेन में इतना काबिल इंसान कब प्रकट हुआ? मेंग फीफी बेहद उत्साहित थी। कल की अप्रिय घटना को भूलकर चुलुओ के रहस्यमय सीनियर ब्रदर से पूरी तरह मोहित हो गई थी। चुलुओ बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराती रही, उसकी भौहों में एक निर्विवाद गर्व छिपा हुआ था। चुलुओ, ये वही है, जरूर वही होगा। अचानक वेन शिन उसके सामने प्रकट हुई और उत्तेजित होकर पूछने लगी। चुलू चौंक गई। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, और शुरू में वह जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि युवा स्वामी और इस महिला के बीच घनिष्ठ संबंध थे। खासकर उसके हावभाव ने उसे मना करने में असमर्थ बना दिया। कुछ क्षण की झिझक के बाद उसने मौन रहकर ही जवाब दिया, धन्यवाद। वेन शिन ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाकर उसे धन्यवाद दिया। चुलुओ उसे लापरवाही से न बोलने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसे जियांग चेन के बाएं हाथ से तलवार निकालने का ख्याल आया, और उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान वैसे भी जल्द ही उजागर हो जाएगी, इसलिए बोलने या न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां नकाबपोश व्यक्ति के तलवारबाज होने की पहचान से सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित ही शुहान और गाओ जियानली थे। उनके दोस्त को तलवार के एक ही वार से हरा दिया गया था, और वे नकाबपोश व्यक्ति को देख रहे थे, उसकी तलवारबाजी की तकनीकों पर विचार कर रहे थे, और अंत में उन्हें पता चला कि वह एक तलवारबाज था। अच्छा, आज एक और तलवारबाज को हराना है। कृपान का इस्तेमाल करने वाले लूफी को अपना प्रारंभिक अनुमान सही साबित होते देखकर बहुत खुशी हुई, और नकाबपोश व्यक्ति की ताकत को भांपते हुए वह लड़ाई के लिए उत्सुक हो गया। हालांकि उनके आसपास के लोग हैरान थे। परिणाम अभी तय नहीं हुआ था, तो लूफी को इतना यकीन क्यों था कि वह बाद में उससे जरूर मिलेगा? क्या प्रिंसेस क्रिम्सन मून हार सकती है? लूफी ने केवल मुस्कुराया और कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह नकाबपोश व्यक्ति की कृपान के भीतर छिपी तलवार को पहचानने वाला पहला व्यक्ति था, और अब वह उन चीजों को भी महसूस कर सकता था जिन्हें दूसरे नहीं कर सकते थे। समुद्री जहाज पर राजकुमारी जियांग जियांग का चेहरा गंभीर और उदास था। उसके पीछे युन शियाओ और लियू पेन कांप रहे थे। नकाबपोश व्यक्ति के बार बार किए गए शानदार प्रदर्शनों के कारण वे राजकुमारी जियांग जियांग को धोखा नहीं दे सके। उनके सीमित अनुभव का मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख थी। जैसे जैसे नकाबपोश व्यक्ति और अधिक आकर्षक होता गया, उनके पहले कहे गए शब्दों का महत्व और भी बढ़ता गया। लियू पेन, क्या तुम्हें अपने दोस्त का नाम याद है? नीचे तियानजी पवेलियन के लोग हैं, मैं तुम्हें जानकारी खरीदने में मदद कर सकती हूँ, राजकुमारी जियांग जियांग ने सवाल किया। लियू पेन यूं ही कोई नाम सुझाना चाहता था, लेकिन उसकी बातों का आखिरी हिस्सा सुनकर उसका खुला मुंह फिर से बंद हो गया। वरिष्ठ भाई युन शियाओ, आपने अपनी चेजिंग विंड स्वॉर्ड कहाँ खो दी? राजकुमारी शियांग शियांग ने अपनी निगाहें बेचैन युन शियाओ की ओर घुमाईं। युन शियाओ कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन राजकुमारी शियांग शियांग के चेहरे के भाव देखकर उसने बुद्धिमानी से चुप रहना ही बेहतर समझा। मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसे निकाल लो और फिर जहाज से उतर जाओ। राजकुमारी जियांग जियांग ने गहरी सांस ली और उन्हें फटकार लगाए। यहाँ तक कि एक फंसा हुआ खरगोश भी काट लेता है। राजकुमारी जियांग जियांग की तो बात ही क्या, जिसे इतनी बुरी तरह से धोखा दिया गया था। जिन चीजों से उसे धोखा दिया गया था उनके बारे में वह नाराज नहीं थी, उसकी नज़र में वे चीजें महत्वहीन थीं। और न ही उसे इस बात का गुस्सा था कि उसकी सतीपन के कारण उसे मूर्ख बनाया गया था। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि इन तुच्छ व्यक्तियों की वजह से उन्हें नकाबपोश व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति को जानने का अवसर गंवाना पड़ा। शिन्हुओ रैंकिंग में उनकी ताकत कम से कम शीर्ष 20 में थी, शायद इससे भी कहीं अधिक। उसने उसे पहले ही जहाज पर आमंत्रित कर लिया था, लेकिन इसके बजाय इन लोगों की वजह से जो तुलना में मस्खरों जैसे लग रहे थे, उससे संबंध बनाने का उसका मौका हाथ से निकल गया। युन शियाओ और लियू पिंग ने आह भरी और अनिच्छा से कल प्राप्त सभी लाभ सौंप दिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने राजकुमारी जियांग जियांग की ओर एक नजर डाली, डेक के किनारे तक चले गए और एक छोटी नाव के माध्यम से नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। मैंने तुम्हें उतरने को कहा था, क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम्हें छोटी नाव मिलने की कोई उम्मीद है?
राजकुमारी जियांग की निर्मम आवाज उन तक पहुंची। युन शियाओ, लियू पिंग और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। वे 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर थे और उन्हें नीचे उतारने के लिए एक छोटी नाव के बिना वे नीचे कैसे उतरेंगे। यहाँ तक कि युन शियाओ भी दिव्य यात्रा क्षेत्र में होने के बावजूद इतनी ऊंचाई से कूदने पर अपने पैरों को चोटिल कर लेगा। लियू पिंग और अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए। राजकुमारी जियांग ने इस पर विचार किया था। उन्होंने नौक को नीचे उतरने और 50 मीटर की ऊंचाई पर रुकने का आदेश दिया। फिर एक इशारे के साथ बख्तरबंद सैनिक उनके समूह की ओर बढ़े। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों के चेहरों पर बेबसी और संघर्ष के भाव दिखाई दिए। 50 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर मौत तो नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से सुखद भी नहीं होगा। युन शियाओ ने दिव्य यात्रा क्षेत्र में रहते हुए एक छत की ओर निशाना साधा और छलांग लगा दी। जुयुआन क्षेत्र में मौजूद लोगों ने झट से अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि युन शियाओ किसी की छत पर तोप के गोले की तरह जा गिरा, जिससे जमीन में दरारें पड़ गईं। झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह किसी के घर में जा गिरा। वे मकान मालिक की गालियां और युन शियाओ के लंगड़ाते हुए अस्त व्यस्त हालत में जाने की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। राजकुमारी, हम पर दया कीजिए, इसे थोड़ा और नीचे कर दीजिए, लियू पिंग ने दुखी चेहरे से विनती की। इतनी दूरी पर अगर उनका भाग्य खराब रहा तो लोग मर भी सकते हैं। ये देखते हुए कि वे सभी जुयुआन क्षेत्र में थे, राजकुमारी जियांग ने इसे और 20 मीटर नीचे कर दिया। इस समय लियू पिंग और अन्य लोगों के पास कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लंबे भले लिए सैनिक पहले ही करीब आ रहे थे और इस तरह नीचे खड़े लोगों ने उनके द्वारा डंपलिंग फेंकने का हास्यास्पद दृश्य देखा। हालांकि इसे बहुत कम लोगों ने देखा, क्योंकि मंच पर नकाबपोश आदमी 3 और राजकुमारी क्रिम्सन मून के बीच लड़ाई का परिणाम अभी तक तय नहीं हुआ था। क्या आप हार स्वीकार नहीं करेंगे? जियांग चेन ने लाल रिबन हटा दिया। उसका मकसद उसे ये दिखाना था कि वह कितना शक्तिशाली है। हालांकि प्रिंसेस क्रिम्सन मून की आंखों की चांद जैसी पुतलियां फीकी नहीं पड़ी थीं, बल्कि वे पहले से भी ज्यादा राक्षसी लग रही थीं। हार स्वीकार करें। राजकुमारी क्रिम्सन मून एक भयानक दबाव के साथ फट पड़ी। उसकी पंखों वाली लाल पोशाक बिना हवा के लहरा रही थी, मानो उसका हर पंख सजीव हो उठा हो। असल में ये दूसरे दौर का मेरा पहला मैच था और मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन आप बहुत ज्यादा हावी हैं। क्या तुम मेरे सबसे शक्तिशाली हमले का अनुभव नहीं करना चाहते थे? बहुत अच्छा, मैं अब आपको संतुष्ट कर दूंगा। राजकुमारी क्रिम्सन मून ने एक बार फिर अपनी 2 घुमावदार तलवारें ऊपर उठाईं। गुप्त तकनीक, चंद्रदेव का अवतरण, दिव्य चंद्रमा परम शैली, वुशेंग। पूरी ताकत से राजकुमारी क्रिम्सन मून के चारों ओर लाल रोशनी नाच रही थी। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसकी निगाहें तेज थीं। संचित कृपाण ऊर्जा एक ढहने की कगार पर खड़े विशाल पर्वत की तरह थी और उसकी 2 घुमावदार कृपाणों की चमक एक रक्त चंद्रमा में परिवर्तित हो गई, जिसे उसने अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। अगले ही पल लाल बत्ती फिर से भड़क उठी और कृपाण ऊर्जा के विस्फोट की आवाज उग्र लहरों के किनारे से टकराने जैसी थी। अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा में सब लोग सांस लेना भूल गए थे। लेखक का नोट: ड्रैगन बोट महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्याय 207 पुनः उन्नति। शहर की दीवार पर महान जिया सम्राट ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनके चेहरे पर उनकी आंतरिक उथल पुथल शायद ही कभी दिखाई देती थी। राजकुमारी क्रिम्सन मून उनका गौरव थी और उन्हें उससे गहरी उम्मीदें थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे दौर की पहली लड़ाई में ही उसे ऐसी विकट परिस्थिति में फंसना पड़ेगा जिससे उनका आत्मविश्वास हिल गया। महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी क्रिम्सन मून चंद्रमा देवता का अवतरण का प्रयोग करते ही निश्चित रूप से जीत जाएगी, जनरल जू जिंगटियन ने कहा। यह सच है, लेकिन महान जिया सम्राट ने नकाबपोश व्यक्ति के विभिन्न रहस्यों के बारे में सोचा और उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था। इस क्षण लाल चमक गायब हो गई और अनगिनत लोग गर्दनें उठाकर देखने लगे। राजकुमारी क्रिम्सन मून के पूरे बल से किए गए हमले के बाद लोगों की पहली प्रतिक्रिया नकाबपोश व्यक्ति की हालत की जांच करने की ओर थी। उन्होंने पाया कि मरम्मत किया गया मंच एक बार फिर पहचानने योग्य नहीं था। फिर भी नकाबपोश व्यक्ति पूरी तरह से ठीक था, सिवाय इसके कि अब उसके हाथ में एक और लाल रिबन था। राजकुमारी क्रिम्सन मून को देखने पर पता चला कि उसके पैर नंगे थे और अपनी चाल चलने के बाद हुई थकावट के अलावा वह अभी भी पूरी तरह से ठीक थी। ये रहस्यमयी कला आखिर उस प्रक्रिया के दौरान हुआ क्या था? कई लोगों ने शिकायत की। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिलों में चींटियां रेंग रही हों और वे इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि जियांग चेन ने ये सब कैसे किया। राजकुमारी क्रिम्सन मून को कोई बाहरी चोट नहीं आई थी,
फिर भी उनका रिबन हटा दिया गया था, जिससे तरह तरह की अटकलें लगने लगीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हों? गुप्त कला सक्रिय होते ही राजकुमारी क्रिम्सन मून ने स्वेच्छा से अपना पैर उसके लिए उठाया ताकि वह उसे हटा सके। या फिर क्या जियांग चेन इतना शक्तिशाली है कि वह राजकुमारी क्रिम्सन मून को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर से रिबन हटा सकता है? परिस्थिति चाहे जो भी हो, केवल इसकी कल्पना करना ही आकर्षक लगता था। इतनी शत्रुता के साथ शुरू हुई यह भयंकर लड़ाई इस मुकाम तक पहुंच गई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि लोगों को अपने मन में पता था कि यह नकाबपोश व्यक्ति की जबरदस्त ताकत के कारण था, अन्यथा वह बहुत पहले येलो स्प्रिंग्स में अपनी मौत को प्राप्त हो चुका होता। मंच पर जियांग चेन के हाथ में रिबन को देखकर, जो अभी भी उसके शरीर से गर्म था, राजकुमारी क्रिम्सन मून के गाल लाल हो गए। हालांकि सौभाग्य से दूसरों ने अनुमान लगाया कि यह तीव्र हमले के कारण था। तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने दांत पीसते हुए अभी अभी जियांग चेन के तलवार के वार को याद किया, और डर से उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। तलवार के उस वार से उसकी जान जा सकती थी। हाँ, जियांग चेन ने इससे इनकार नहीं किया। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? राजकुमारी क्रिम्सन मून ने ध्यानपूर्वक सोचा। शुरुआत से लेकर वर्तमान तक उसके शब्दों में शत्रुता झलकती थी। अचानक उसे याद आया कि उसने शुरुआत में क्या कहा था और उसने पूछा, क्या तुम निंग हाओटियन के दुश्मन हो? हाँ, जियांग चेन ने सीधे तौर पर स्वीकार किया। तुम आखिर हो कौन? इस बार राजकुमारी क्रिम्सन मून को आखिरकार उसकी पहचान जानने की जिज्ञासा हुई। जानना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि मुझे निंग हाओटियन की दूसरों की दिव्य मेरिडियन को लूटने के लिए आलोचना करने का क्या अधिकार है? जियांग चेन ने पूछा। जी हाँ, ये निंग परिवार का आंतरिक मामला है। तुम एक बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और तुम जानबूझकर उसकी बदनामी कर रहे हो। ऐसा व्यवहार वास्तव में निम्न स्तर का है, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने कहा। क्या ऐसा है? तो फिर आपको क्या पता? क्या निंग हाओटियन के लिए इस तरह बोलना किसी लाभार्थी का बेशर्म चेहरा है, या यह अज्ञानता के कारण है? जियांग चेन ने कहा, मैं हाओटियन की मंगेतर हूं। मुझे उसके चरित्र पर भरोसा है। जहां तक तुम्हारी बात है, मुखौटा पहने हुए तुम पर भला कोई कैसे भरोसा कर सकता है? राजकुमारी क्रिम्सन मून ने ठंडे स्वर में कहा। ओह! जब जियांग चेन बोल रहा था तभी उसने हाथ बढ़ाकर अपने मास्क के किनारे को पकड़ लिया। तुरंत ही लोग परिणाम को लेकर जितनी चिंतित थे उससे कहीं अधिक चिंतित हो गए और मास्क के किनारे पर रखे हाथ को ध्यान से देखने लगे। उनकी निराशा के लिए नकाबपोश व्यक्ति ने अंततः अपना हाथ फिर से नीचे कर लिया। तुम्हें पता चल जाएगा, जियांग चेन ने कहा। यह देखकर कि वह कुछ नहीं बोलेगा, अभिमानी राजकुमारी क्रिम्सन मून ने आगे कुछ न पूछने की इच्छा जताई और केवल इतना कहा, हमारे बीच क्या अंतर है? वह इस बात को कभी समझ नहीं पाई थी। अब वह मोटे तौर पर समझना चाहती थी ताकि वह जल्दी से आगे बढ़ सके। जियांग चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने एक रिबन लिया और उसे अपने सिर के पीछे बांध लिया, जिससे उसके मास्क के आंखों के छेद ढक गए। ये है। जिन लोगों ने उनके कहने का मतलब समझा वे एक बार फिर चौंक गए। हालांकि राजकुमारी क्रिम्सन मून ने इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को देखकर पहले तो क्रोध नहीं दिखाया। अपने पैर पर बंदी पट्टी को देखकर वह खुश थी कि उस व्यक्ति ने मुखौटा पहन रखा था। अच्छा, तुरंत ही राजकुमारी क्रिम्सन मून ने अपनी चंद्र पुतलियों को हटा लिया, अपनी गुप्त कला का उपयोग करना बंद कर दिया और अपनी तलवारों से गंभीरता से हमला करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में मौजूद घुमावदार तलवारें दो खूंखार जानवरों की तरह थीं, जो अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए अपने शिकार पर बेरहमी से झपट्टा मार रहे थे। किसे पता था, शिकार एक चालाक शिकारी निकला। हमलों को भांप लिया गया और शुरुआत में ही नाकाम कर दिया गया। 10 बार वार किए जाने के बाद नकाबपोश व्यक्ति, जो देख नहीं सकता था, ने अपने पैरों को 1 इंच भी हिलाए बिना हर एक वार को रोक दिया। ये पुष्टि करते हुए कि जियांग चेन ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके अपनी आंखों को नहीं बदला था, राजकुमारी क्रिम्सन मून की आभा पूरी तरह से समाप्त हो गई और वह मंच से नीचे उतरने के लिए मुड़ गई। जैसे जैसे हम किनारे के और करीब पहुंचते गए, सबके दिलों में आश्चर्य बढ़ता गया। नकाबपोश आदमी आगे बढ़ने ही वाला था। एक पल इंतजार करें। इसी क्षण नकाबपोश व्यक्ति ने राजकुमारी क्रिम्सन मून को रोकते हुए बात की और दोनों लाल रिबन वापस उसकी ओर फेंक दिए। एक के बाद एक, राजकुमारी क्रिम्सन मून ने अनजाने में पहले वाले को पकड़ लिया, फिर गुस्से से हाथ हिलाकर दूसरे को वापस धकेलते हुए कहा, अगर तुम्हें यह इतना पसंद है तो ये तुम्हारा ही है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह प्लेटफॉर्म से कूद गई और जियांग चेन सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया।
पर्याप्त समय मिलने के कारण चौक में आश्चर्य की कोई चीख पुकार नहीं हुई, लेकिन इससे एक गर्मागर्म बहस छिड़ गई जिसमें नकाबपोश व्यक्ति की ताकत देखकर लोग चकित थे और उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे जिन्होंने पहले विंट्रेस का समर्थन किया था। चू लुओ की मुस्कान और भी अधिक खिल उठी, खासकर उसकी सहेली मेन फीफी के चेहरे के भाव देखकर उसे बहुत खुशी हुई। लगातार 3 दुश्मनों को हराने वाले जियांग चेन ने लाल रिबन को झटका दिया, लापरवाही से उसे अपनी हथेली के चारों ओर लपेटा और प्लेटफॉर्म से कूद गया। मैदान की रक्षा करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में, हालांकि उनकी अपनी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, लेकिन दूसरों के लिए दूसरा दौर अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था। उनके पास आराम करने और तीनों लड़ाइयों से उन्होंने जो कुछ सीखा था उसका सारांश निकालने के लिए पर्याप्त समय था। अपने डर के विपरीत परिणाम को होते देख महान जिया सम्राट का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कुछ कहने ही वाले थे। अचानक धूसर वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया, हवा में उड़ गया और चौक के ऊपर प्रकट हो गया। मेरे युवा मित्र, उसने नकाबपोश व्यक्ति को पुकारा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अचानक घटे इस दृश्य ने लोगों को चौंका दिया, लेकिन किसी को इतनी बेशर्मी से हस्तक्षेप करने का साहस करते देख और शाही महल से किसी के भी उसे न रोकते देख धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। तुरंत ही कई उत्सुक निगाहें नकाबपोश व्यक्ति पर टिक गईं। वरिष्ठ, क्या आपको कुछ चाहिए? नकाबपोश व्यक्ति की आवाज बहुत शांत थी। मेरा बस एक ही सवाल है, इस साल आपकी उम्र कितनी है? धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। इससे कई लोगों के अनुमानों की पुष्टि हुई और कई लोग अपनी सांसें थाम बैठे। 30 साल से कम उम्र का होना और प्रतियोगिता के मानक को पूरा करना, नकाबपोश व्यक्ति को शायद ये बात समझ नहीं आई। हाँ, धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यदि आपकी आयु 20 वर्ष से कम है तो आपको अब पवित्र संस्थान में उच्च अध्ययन के लिए स्थान मिलेगा। भीड़ में जबरदस्त उत्साह फैल गया, खासकर प्रतिभागियों में, यहाँ तक कि मंच पर लड़ रहे लोग भी ये देखने के लिए रुक गए कि आगे क्या होगा। नकाबपोश व्यक्ति की उम्र कितनी हो सकती है? यदि 20 वर्ष से कम आयु में ही उनमें इतनी भयावह शक्ति थी, तो उच्च अध्ययन के लिए होली इंस्टीट्यूट में जाना उनके लिए पूरी तरह से उचित था। वरिष्ठ, मैं अपने संघर्षों के माध्यम से अपना स्थान अर्जित करना चाहता हूँ। नकाबपोश व्यक्ति के जवाब ने कई लोगों को खेद भरी आहें भरने पर मजबूर कर दिया। स्वाभाविक रूप से सभी ने यही मान लिया कि नकाबपोश व्यक्ति केवल विनम्रता दिखा रहा था और उसकी उम्र पहले से ही 20 वर्ष से अधिक थी। हालांकि किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसने तीसरे राजकुमार की दिशा में एक नज़र डाली थी। अगर यह अभी खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें कैसे मारूंगा? अध्याय 208 ऐसा शिष्य। तो फिर खूब मेहनत करो। धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उनका मानना था कि संत अकादमी में अध्ययन करने का अवसर मिलने के प्रलोभन को कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। एक वाक्य अधूरा छोड़कर वह शहर की दीवार की ओर लौट गया। अफसोस की बात है, वहां मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया। उनकी निगाहें नकाबपोश व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। सभी यह जानना चाहते थे कि नकाब के नीचे कौन से भाव छिपे हैं, लेकिन अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाए तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या सोचें। क्यों? वेन शिन ने अपनी हैरानी व्यक्त की। जब धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा कहा तो वह जियांग चेन के लिए खुश हुई। हालांकि उसने देखा कि जियांग चेन ने तीसरे राजकुमार की ओर नजर डाली और जवाब स्पष्ट था। जब तक वह आगे बढ़ता रहेगा, तीसरे राजकुमार से सामना होने की 1/3 संभावना रहेगी और जीवन या मृत्यु पर कोई सीमा न होने के शासन में इस कानूनविहीन राजकुमार को मारने का यही सबसे अच्छा समय था। जियांग चेन को चूलुओ की ओर जाते देख वेन शिन का मन कर रहा था कि वह उसके पास जाए, लेकिन उसे लगा कि जियांग चेन अपने निजी कारणों से अपनी पहचान छिपा रहा है और उसने अपने दिल में उठ रही इस भावना को दबा दिया। बड़े भाई की किस्मत वाकई खराब है। मुझे लगा था कि उन्हें इस दूसरे दौर में अपनी तलवार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, चूलुओ ने कहा। उसके बगल में बैठी मेन फीफी ने आंखें घुमाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या टिप्पणी करे। सब एक जैसा ही है। हो सकता है अगले दौर में दोनों प्रतिद्वंद्वी उतने मजबूत न हो, जियांग चेन ने कहा। वे निश्चित रूप से होंगे, चूलुओ ने कहा। मेन फीफी ने सिर हिलाया। संभाव्यता की दृष्टि से ये वास्तव में संभव था। तुरंत ही जियांग चेन ने समझने के लिए एक शांत जगह ढूंढ ली, उन अन्य लोगों के विपरीत जिन्होंने बाद की प्रतियोगिताओं में उनसे सामना होने की स्थिति में ध्यान देने योग्य लोगों को समझने के लिए अन्य लड़ाइयों का अवलोकन किया। हालांकि चूलुओ इस काम में उसकी मदद कर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें प्लेटफॉर्म को स्कैन कर रही थीं, चुपचाप उन लोगों के बारे में जानकारी याद कर रही थी जो युवा स्वामी के लिए खतरा बन सकते थे।
अब एक के बाद एक कई दौर के निष्कासन के बाद प्रतियोगियों की भारी संख्या घटकर सैकड़ों तक रह गई थी, जिनमें से लगभग सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनकी अग्नि क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा थी। दूसरे दौर के अंत में बचे हुए लोगों में से चु लुओ ने इन कुछ व्यक्तियों को याद करने पर ध्यान केंद्रित किया। युवा मास्टर सूची में शीर्ष पर रहने वाला ली हेंगजिंग आकर्षक और धार्मिक ऊर्जा से भरपूर था। मंच पर उसने सीधे सादे हथेली के हमलों से अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर दिया। इसके बाद गुई तलवार संप्रदाय के यी शुइहान का नंबर आया। अफवाहें गलत नहीं थी, उनकी गुई तलवार साधना में काफी प्रगति हुई थी और उनका भाग्य भी उत्तम था। उनका सामना कमजोर प्रतिद्वंद्वियों से हुआ और उन्होंने अपने हमलों में स्पष्ट रूप से संयम बरता। यी शुइहान के समकक्ष स्वाभाविक रूप से सन की चाकू विशेषज्ञ लूफी था। उसे दुश्मन को हराने के लिए केवल एक ही चाकू की जरूरत होती थी और उसे कभी दूसरा चाकू निकालते हुए नहीं देखा गया, जो कि बहुत शक्तिशाली था। तीसरे राजकुमार के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, वह युवा स्वामी का अंतिम लक्ष्य था और सभी में सबसे शक्तिशाली था। इनके अलावा दो अन्य लोग भी थे, जू रैंटियन और मो कून। पहला व्यक्ति शाही राजवंश के महान सेनापति जू जिंगटियन का प्रिय पुत्र था और दूसरा मो परिवार से था, वही मो परिवार जिसने जियांग चेन के कारण 10,000 जानवरों के क्षेत्र में भारी नुकसान उठाया था। जब तक यंग लॉर्ड अगले दौर में इन लोगों से नहीं भिड़ते तब तक वे आसानी से शीर्ष 12 में पहुंच सकते हैं। मैंने सुना है कि शीर्ष 12 छात्रों को पुरस्कार भी मिलेंगे। हालांकि यह विदेश में अध्ययन के लिए कोई कोटा नहीं है, लेकिन इसके लाभ अनगिनत हैं। चू लुओ को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी विनपिल्स की एक बोतल है और उसने तुरंत उन्हें जियांग चेन के पास ले जाकर बताया कि उसने उन्हें एक शर्त के माध्यम से प्राप्त किया था। ये जानने पर जियांग चेन ने उन्हें स्वीकार कर लिया। राजकुमारी क्रिम्सन मून के साथ अभी अभी हुए युद्ध ने उन्हें स्वर्ग और मनुष्य के एकत्व की एक नई समझ प्रदान की, जिससे उनकी चाकू चलाने की तकनीक में सुधार हुआ और उनकी तलवारबाजी की कला स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई। गैस की गोलियों की यह बोतल बिल्कुल सही समय पर मिली। चू लुओ के बड़े भाई, आप अभी इनका इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? अगर आप दोबारा सबसे पहले ऊपर गए तो क्या होगा? समय पर्याप्त नहीं होगा, मेन फीफी ने कहा। ये ठीक है। जियांग चेन ने बोतल का ढक्कन खोला और खुले मैदान में चला गया। उसका शरीर तुरंत एक तेज हवा के झोंके से घिर गया। जमीन पर बैठे होने के बावजूद उसका शरीर अनायास ही हवा में तैरने लगा। कई लोगों ने देखा कि उसने इस नाजुक समय में एक अवधारणात्मक मार्शल आर्ट को समझने का साहस दिखाया और वे केवल यही कह सकते थे कि उसका आंतरिक हृदय बहुत मजबूत था। सौभाग्यवश अगले दौर में जियांग चेन मंच पर जाने वाले पहले समूह में नहीं थे। इस समूह में यी शुइहान भी था, जिसे चू लुओ ने मन ही मन याद किया था। उसका पहला प्रतिद्वंद्वी शक्ति में बहुत अधिक अंतर रखता था और उसने उसे एक ही तलवार से हरा दिया था। उनका दूसरा प्रतिद्वंद्वी शिन्हो रैंकिंग में 16वें स्थान पर था, जिससे उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उनकी तलवार की रोशनी चकाचौंध भरी और शानदार थी। इस लड़ाई को अब तक की सबसे रोमांचक लड़ाइयों में से एक कहा जा सकता है। अंत में यी शुइहान की जीत हुई, जिससे सभी रोमांचित हो गए, क्योंकि आज से पहले शिन्हो रैंकिंग में यी शुइहान की रैंकिंग 21वीं थी। अब 16वें स्थान के प्रतिद्वंद्वी को हराकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी प्रगति मामूली नहीं बल्कि काफी अच्छी रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुइहान ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास अभी भी कुछ ऐसे अंतिम दांव थे जिनका उसने उपयोग नहीं किया था। दो प्रतिद्वंद्वियों को हराकर यी शुइहान ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए शीर्ष 12 खिलाड़ियों में से एक बन गई। इससे गुई तलवार संप्रदाय के लोग बेहद खुश हो गए। शीर्ष 12 लोगों के आने की उम्मीद अब दूर नहीं थी। गुई स्वॉर्ड सेक्ट के जहाज पर तियानदाओ सेक्ट के लोगों सहित विभिन्न मित्रवत सेनाएं उन्हें बधाई देने के लिए पहुंची। निंग हाओटियन के गुरु तियानदाओ संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर याओहोंग और एल्डर चुवान गोन जहाज पर सवार हुए। उन्होंने गुई तलवार संप्रदाय के तलवार के प्रमुख से विनम्रतापूर्वक बातचीत की। अप्रत्याशित रूप से तलवार के स्वामी के चेहरे पर घमंडी भाव था और उनका व्यवहार बेहद असभ्य था। बधाई स्वीकार करने के बाद उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, वैसे आज तियानदाओ संप्रदाय में कोई भी ऐसा शिष्य नहीं है जिस पर ध्यान दिया जा सके, फिर भी आप लोगों ने इतना हंगामा मचा रखा है और कई महान स्वामियों को भेज दिया है। अन्य पक्षों के लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। गुई तलवार संप्रदाय और तियानदाओ संप्रदाय के बीच संबंध न तो अच्छे थे और न ही बुरे। जब दूसरे लोग सद्भावनावश उन्हें बधाई देने आए तो वे इतने टकरावपूर्ण क्यों हो गए? एल्डर याओहोंग और एल्डर चुवान गोंग ने भी भौहें चढ़ा ली, वे भी असमंजस में थे। ओह हाँ, उस व्यक्ति का नाम क्या था? जियांग चेन। हाँ, यही नाम था।
क्या तुम उसे बचाने नहीं गए? तलवार के महापुरुष ने फिर कहा। अचानक सबको एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि 10,000 जानवरों के क्षेत्र में जियांग चेन ने गुई तलवार संप्रदाय के एक दिव्य यात्रा क्षेत्र के शिष्य को मार डाला था और दूसरे दिव्य यात्रा क्षेत्र के शिष्य का दाहिना हाथ काट दिया था। गुई तलवार संप्रदाय के तलवार के प्रमुख अपने अनुयायियों के प्रति बेहद सतर्क थे और ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि जियांग चेन बाहर नहीं आया था, इसलिए उनके पास अपने सामने मौजूद तियानदाओ संप्रदाय के दो प्रमुखों पर अपना क्रोध निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तियानदाओ संप्रदाय के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं, एल्डर याओहोंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा और एल्डर चुवान गोंग के साथ जहाज से उतर गए। गुई तलवार संप्रदाय के तलवारबाज प्रमुख ने हार मानने से इनकार कर दिया और फिर कहा, यह वाकई अफसोस की बात है। क्या जियांग चेन भी तलवारबाजी का वंशज नहीं है? वह 10,000 जानवरों के क्षेत्र में उपद्रव मचा रहा है। मैं अब भी देखना चाहता था कि गुई तलवारबाजी संप्रदाय में उसकी तुलना में कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन कमजोर। जहाज पर मौजूद अन्य सेनाओं के लोग दबे स्वर में हंस रहे थे, ये सोचकर कि तलवार के इस महापुरुष का स्वभाव सचमुच विषैला है। तियानदाओ संप्रदाय की स्थिति आज पहले से ही खराब थी और अब ये शुएहान के माध्यम से गुई स्वॉर्ड दाओ द्वारा उनका उपहास उड़ाया जा रहा था, जिससे वे हंसी का पात्र बन गए थे। पैगोडा लौट आया एल्डर याओहोंग और एल्डर चुवान गोंग दोनों ही नाखुश दिख रहे थे। दंड कक्ष के हॉल मास्टर और एल्डर याओ ने उन्हें देखा और उत्सुकता से पूछा, ये सब जियांग चेन की गलती है जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। वापस जाकर मैं ये जानकारी सही कर दूंगा, जियांग चेन मर चुका है, ताकि कोई दोबारा सवाल न पूछे, एल्डर याओहोंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। एल्डर चुवान गोंग को लंबे समय से इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एल्डर याओहोंग की तरह जियांग चेन पर अपना गुस्सा नहीं निकाला, जो एक दयनीय व्यक्ति था जिसका जीवन और मृत्यु अज्ञात थी। ठीक है, शांत हो जाओ। वह नकाबपोश आदमी फिर से मंच पर है, एल्डर चुवान गोंग ने कहा। नकाबपोश व्यक्ति ने संत अकादमी के धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। हालांकि अंत में उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर भी ये बहुत प्रभावशाली था। अगर आज मेरे तियानदाओ संप्रदाय में नकाबपोश व्यक्ति जैसा कोई शिष्य होता तो हमें यह अपमान नहीं सहना पड़ता, एल्डर याओहोंग ने शाप दिया। लेखक का नोट, एक पुराने दोस्त ने ली हिंगजिन के कैमियो की रिक्वेस्ट की थी। काफी समय हो गया, क्षमा करें। जो दोस्त कैमियो करना चाहते हैं वे बुक रिव्यू सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं कैमियो के लिए एक अलग थ्रेड बनाऊंगा और कल सुबह इसे आधिकारिक तौर पर जारी करूंगा। अध्याय 209, सबसे लंबा और सबसे मजबूत। मास्क्ड मैन के प्रतियोगिता का तीसरा दौर शुरू हो गया। 2 प्रतिद्वंद्वियों को हराने पर वह शीर्ष 12 में पहुंच जाएगा। क्योंकि वही पहला व्यक्ति था जिसने धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए जब वह मंच पर आया तो आधी से अधिक निगाहें उसी पर टिक गईं, जिससे उसकी लोकप्रियता भयावह हो गई। वह राजकुमारी क्रिम्सन मून को आसानी से हरा सकता था, इसलिए उसकी शिन्हुओ रैंकिंग निश्चित रूप से 19वीं से ऊपर थी। उपस्थित लोगों में से जो अभी तक मंच पर नहीं आए थे, उनमें से कुछ ही लोग सूची में 1 से 19 तक के पदों पर थे। नकाबपोश आदमी के विरोधियों के प्रकट होने से पहले अधिकांश प्रतियोगी बहुत घबराए हुए थे। यदि उनका लकड़ी का टोकन चमक उठता तो यह व्यावहारिक रूप से प्रतियोगिता से बाहर होने के बराबर ही था। कुछ ही देर में चौक में मौजूद प्रतियोगियों में से एक के लकड़ी के टोकन में रोशनी जल उठी। उसने कोई शिकायत या डर नहीं दिखाया, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, और जैसे ही उसकी लकड़ी की टोकन ने प्रतिक्रिया दी, वह तीव्र युद्ध भावना से भर उठा। किसी और की युद्ध क्षमता उसके स्तर तक नहीं पहुंची, इसे भयावह कहा जा सकता है। यहाँ तक कि जब लोगों ने उसकी पहचान कर ली और उसके युद्धप्रिय स्वभाव को जान लिया, तब भी वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अफसोस, आपके बड़े भाई का भाग्य सचमुच खत्म हो गया है, मेन फीफी ने कहा। चू लुओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। युवा स्वामी का प्रतिद्वंद्वी जू रेंटियन था, जिसे उसने अभी अभी दर्ज किए गए कुछ लोगों में सबसे दुर्जय के रूप में गुप्त रूप से नोट किया था। आपने राजकुमारी का अपमान किया, जो एक गंभीर अपराध है। जू रेंटियन मंच पर कूद पड़ा, उसकी घनी भौहों के नीचे उसकी गहरी आंखें किसी धारदार हथियार की तरह तेज थीं। आपने ब्लैक ड्रैगन सिटी के मामलों पर चर्चा की, जो एक गंभीर अपराध है। वह नकाब के नीचे जियांग चेन के चेहरे के भावों को नहीं देख सका, लेकिन अगर देख भी पाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह ऐसे रवैये से बात कर रहा था जिसे अहंकारी कहा जा सकता है। लोगों को उनके व्यवहार का कारण समझ में आ गया था। जनरल जू जिंगटेन के बेटे जू रेंटियन ने एक समय युद्ध के मैदान में अपने पिता के उप जनरल के रूप में सेवा की थी। उसके पास कुछ ऐसा था जो शिन्हुओ रैंकिंग में किसी और के पास नहीं था,
सैन्य योग्यता। अपनी पहचान के कारण जू रैंटियन खुद को शाही परिवार का संरक्षक मानता था। इससे पहले जियांग चेन द्वारा राजकुमारी क्रिम्सन मून के रिबन को हटाने के कृत्य से वह बेहद नाराज हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन राजकुमारी क्रिम्सन मून और निंग हाओटियन की सगाई तय हुई थी, उस दिन शिव रैंटियन, जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, इतना ज्यादा पी गया कि वह बेहोश हो गया। इसलिए जब राजधानी के लोगों ने उनका पहला वाक्य सुना तो उन्होंने समझदारी के भाव दिखाए। जहां तक ब्लैक ड्रैगन सिटी की बात है, वो जू रैंटियन के लिए एक और भी गहरा घाव था, जिसे छुआ नहीं जा सकता था, अन्यथा वह निर्मम क्रोध को आमंत्रित करेगा। उनके पिता जू जिंगटियन मूल रूप से किंगयुन रैंकिंग में एक शक्तिशाली अभ्यासी थे, लेकिन एक साल पहले उन्हें पागल जियांग किंगयू को दबाने के लिए ब्लैक ड्रैगन सिटी भेजा गया था। हालांकि अंततः उन्होंने संयुक्त प्रयासों से उसे दबा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जनरल का दाहिना हाथ कट गया, उसकी ताकत में तेजी से गिरावट आई और वह किंगयुन रैंकिंग से नीचे गिर गया। जू रैंटियन ने महान जिया सम्राट से एक से अधिक बार जियांग किंगयू को मृत्युदंड देने या उसे अपंग करने का अनुरोध किया था। इन सभी बातों से यह समझना आसान हो गया कि वह किस तरह का व्यक्ति था। उसके हाथ में एक लंबा भाला था, जिसकी नोक सोने की और लकड़ी का डंडा भी सोने का था, जिसकी लंबाई 13 फीट 8 इंच और 4 फेन थी। भाला सीधा खड़ा था, मानो किसी अदृश्य दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। भाले के आयाम महत्वपूर्ण होते हैं। हर किसी की ऊंचाई और भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए एक ही आकार के सामूहिक रूप से उत्पादित भाले केवल सैनिकों के लिए ही उपयुक्त होते हैं। भाला चलाने वाले उस्तादों के भाले सभी विशेष रूप से निर्मित होते हैं। उस व्यक्ति के अहंकारी रवैये का सामना करते हुए जियांग चेन ने उंगली उठाकर कहा, तुम दिखावा कर रहे हो, शेखी बघार रहे हो, यह एक गंभीर अपराध है। उनकी जानबूझकर नकल की गई आवाज ने जू रैंटियन द्वारा बनाए गए दमनकारी माहौल को चकनाचूर कर दिया, जिससे कई लोग जोर से हंसने लगे। जिस व्यक्ति को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, उसका अहंकार एक त्रासदी है। जू रैंटियन की युद्ध की भावना में उभार आया, लेकिन उनका चेहरा शांत और परिष्कृत बना रहा, और उनके तिरस्कारपूर्ण शब्दों ने उनके आत्मविश्वास को प्रकट किया। गरज से 9 आकाश कांप उठे। उसने अपने चांदी के भाले को इस तरह घुमाया मानो वह रक्षा पंक्ति को भेदते हुए अजेय होकर आगे बढ़ रहा हो। ये भाले का एक अत्यंत शुद्ध प्रहार था, सीधा और सरल, जिसमें हर चीज को भेदने की दिव्य शक्ति निहित थी। जियांग चेन के चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। इस व्यक्ति की ताकत कमजोर नहीं थी, इसीलिए तो वह इतना उग्र था। चांगहोंग तलवारबाजी, सूर्य को भेदता लंबा इंद्रधनुष। एक गहरी सांस लेते हुए जियांग चेन ने अपने पैरों को जोर से पटका और हवा में ऊपर उठ गया। उसका शरीर और तलवार एक सफेद लंबे इंद्रधनुष में बदल गए, जो सूर्य को भेदता हुआ आगे बढ़ रहा था। शुरू से ही लड़ाई बेहद तीव्र स्तर पर पहुंच गई। भाले और तलवारों की टक्कर हुई, लेकिन किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं मिला। जू रैंटियन और जियांग चेन दोनों ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक साथ अपनी चालें बदली। 10 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने दर्जनों चालें एक दूसरे पर चली। जियांग चेन को चांगहोंग तलवारबाजी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना कितना जबरदस्त है। वेन शिन का दिल बैठ गया। आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं से अभी तक नकाबपोश व्यक्ति का संबंध जियांग चेन से नहीं जुड़ पाया था। 1 फुट लंबा, 1 फुट मजबूत, यह एक अपरिवर्तनीय सत्य है। युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने के सबसे प्रभावी तरीकों को प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि सैनिकों के हथियार या तो लंबे भाले होते हैं या लंबे बर्छी। बिल्कुल सही। बात सिर्फ इतनी है कि लंबे हथियारों में महारत हासिल करना काफी मुश्किल होता है। प्रतिभा तो गौण है, और अगर कोई स्वभाव से ही छोटी भुजाओं वाला है तो वह उनका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। शिन्हुओ रैंकिंग में जू रैंटियन का 15वां स्थान ठीक इसी चांदी के भाले की बदौलत है। बहुत समय पहले जू रैंटियन ने यी शुइहान से युद्ध किया और फिर भी तलवार के उत्तराधिकारी दाओ के खिलाफ जीत हासिल की। अपने हाथ में पकड़े लंबे भाले पर भरोसा करते हुए जू रैंटियन युद्ध के मैदान में एक शेर सेनापति की तरह था, जो दुश्मन की टुकड़ियों पर हमला करके उनका संहार कर रहा था। उनकी भाला चलाने की तकनीक उत्कृष्ट, तेज और विविध थी। इसके विपरीत 3 फुट चौड़ी ग्रीन एज हर जगह सीमित थी, लगभग दमित ही थी। भाले और लाठी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट हैं, तलवारें और ब्लेड केवल साधारण लोगों के लिए अंतिम उपाय हैं। जू रैंटियन के पास अभी भी बोलने का समय था, लेकिन उसके चांदी के भाले की शक्ति और भी बढ़ गई। उसने अपना भाला फेंका, फिर आगे बढ़ा, घूमा और चांदी के भाले को अपने शरीर के करीब से फेंकना जारी रखा। कितना मजबूत! इस भाले के वार पर दर्शकों ने खूब जयकारे लगाए। तलवारों और लट्ठों को हाथों की विभिन्नताओं से अलग नहीं किया जा सकता। भाले और लाठी चलाने में पूरे शरीर का इस्तेमाल होता है,
एक सच्चा महान उस्ताद लंबे भाले की ऐसी विविधताएं बना सकता है जो तलवारों और लट्ठों की विविधताओं से कहीं अधिक होती हैं। दरार। एक भाले की नोक जियांग चेन की आध्यात्मिक तलवार से टकराई, जिससे तलवार का ब्लेड मुड़कर अर्धचंद्राकार हो गया और झटके की ताकत उसके हाथों तक पहुंची, जिससे वह जमीन से ऊपर उड़ गया। अब क्या आपको अपनी कमजोरी पता है? जू रेंटियन ने अपने फायदे का इस्तेमाल नहीं किया और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ऐसा क्यों हो रहा है? नकाबपोश आदमी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है ना? इससे पहले लोग नकाबपोश आदमी को गंभीरता से नहीं लेते थे, हमेशा सोचते थे कि वह जल्दी हार जाएगा, फिर भी वह हर बार सबको चौंका देता था। इस बार उन्हें नकाबपोश आदमी से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि नतीजा ऐसा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा हो? लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वह पीछे नहीं हट रहा है। चौक में शीर्ष 12 खिलाड़ियों में शामिल हो चुके यी शुइहान ने अपना सिर हिलाया। वह पहले भी जू रेंटियन से लड़ चुका था और समझता था कि नकाबपोश व्यक्ति की वर्तमान स्थिति कितनी कठिन है। ऐसा कैसे? उसके बगल में बैठे व्यक्ति को उम्मीद थी कि तलवार के मार्ग का यह उत्तराधिकारी उनकी उलझन को दूर कर देगा। पिछले 3 दौरों में प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी का स्तर नकाबपोश व्यक्ति के स्तर से कहीं अधिक था और यह अंतर मामूली नहीं था। हालांकि इस लाभ का उपयोग होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। हालांकि यह संभव है कि नकाबपोश व्यक्ति के पास अधिक दिव्य छिद्र हो, लेकिन स्वयं की ऊर्जा और शक्ति सहित क्षेत्र में अंतर केवल दिव्य छिद्रों की संख्या के बारे में नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी मार्शल आर्ट नकाबपोश व्यक्ति की तुलना में निम्न स्तर की थी, जिससे वे इस लाभ का उपयोग करने में असमर्थ रहे। भाला चलाने और तलवार चलाने की कला के क्षेत्र में नकाबपोश व्यक्ति जू रेंटियन से श्रेष्ठ है। इस बिंदु पर यी शुइहान ने असहाय भाव दिखाते हुए कहा, लेकिन लंबे भाले का बहुत अधिक लाभ है। यदि आप निकट युद्ध में तलवार का उपयोग करते हैं तो प्रतिद्वंद्वी का भाला आपके शरीर को भेदने के लिए पर्याप्त है और तलवार चलाने की उत्कृष्ट कला का पूरा प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। लंबे भाले का लंबा भाग ही उसे चलाने वाले की ढाल है और यही उसे चलाने वाले का धारदार हथियार है। भाले और लाठी चलाने की कला में निपुणता रखने वाले लोग साधारण तलवारों और चाकुओं को तुच्छ समझते हैं। लेखक का नोट: पिछले 2 दिनों में पुरस्कार देने वाले मित्रों को धन्यवाद। लोकप्रियता बढ़ रही है और दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ मौलिक सामग्री प्रदान करने का वादा करता हूं। सूची: भाई 6। अब और गेमिंग नहीं, सपने जैसी तैरती जिंदगी, कम बोलने वाला और गुस्सैल स्वभाव का धूम्रपान करने वाला। आह जी, पुरुष निवासी कोना। ओ उथला, हारने से बेखौफ। मेरे बेटे का नाम तरबूज है। उत्तर: सोने की छड़। अविनाशी, केवल मैं ही सर्वोच्च हूँ। स्मृति पुस्तक मित्र 1,94,14,05,133। बर्फ के टुकड़े पियाओ पियाओ। निर्मम कोमलता, तुम्हारी कोमलता मेरे दिल को मोह लेती है। गिरा हुआ, निंगो जियु। युवावस्था, नीला, प्यार का अंत भी जुदाई है। ए नशे में नहीं, इच्छावी, फूलों में बुद्ध साम्राज्य। थका हुआ, शैतान तारा, काला, जिसकी युवावस्था में उथले घाव नहीं होते। अध्याय 210। चौथे स्तर का तलवारबाज। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भाला चलाने वाले हमें पूरी तरह से हरा देंगे? यी शुइहान के विश्लेषण को सुनने के बाद कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। और अगर यह इतना शक्तिशाली था तो भाला चलाने का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक क्यों नहीं थी? भले ही यह अधिक कठिन हो, लेकिन छोटे हथियारों के फायदों की तुलना में कई लोग निश्चित रूप से इसे पार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह तो सिर्फ एक कारण है, दूसरा कारण आपको नहीं पता, यी शुइहान ने आगे कहा। उदाहरण के लिए भाला चलाने की कला और तलवार चलाने की कला को लें। यदि हम उन्हें 1 से 10 तक विभाजित करें तो तलवार चलाने की कला का अधिकतम रैंक 10 है, जबकि भाला चलाने की कला का अधिकतम रैंक केवल 3 है। पहले 3 रैंकों में भाला चलाने की कला तलवार चलाने की कला से कहीं अधिक दुर्जय और शक्तिशाली होती है, लेकिन तलवार चलाने की कला रैंक 4, रैंक 5 से लेकर रैंक 10 तक उन्नत हो सकती है। अचानक सबको समझ आ गया। तो बात कुछ ऐसी थी, इसीलिए भाला चलाने का अभ्यास करने वाले लोग इतने कम थे। अगर कोई मार्शल आर्ट अंत तक साथ न दे सके तो उसे बेकार समझा जा सकता है। इसके अलावा लंबे हथियारों के लिए कई अन्य आवश्यकताएं भी थीं। बिल्कुल, मेरा तात्पर्य भाला कलाओं से है जो प्रथम से तृतीय श्रेणी तक इस क्षेत्र के दायरे में आती हैं, जिनका अर्थ है ची संघनन क्षेत्र से लेकर टोंटियन क्षेत्र तक। बहुत से लोग इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते और तलवार कलाओं में 3 श्रेणी से कम तक ही सुधार हो सकता है, यी शुइहान ने आगे कहा। इसलिए जो लोग भाला चलाने का अभ्यास कर सकते हैं वे भाला चलाने का अभ्यास करना चुनेंगे,
और जो लोग नहीं कर सकते वे खुद को मजबूर नहीं करेंगे। तो अगर नकाबपोश व्यक्ति ज़ू रेंटियन को हराना चाहता है तो सीनियर ब्रदर यी के पदक्रम के अनुसार उसे कम से कम चौथे पद तक पहुंचना होगा। आखिरकार किसी को समझ आया? हाँ, क्योंकि दायरे के हिसाब से देखें तो नकाबपोश व्यक्ति पहले से ही नुकसान में है, ये शुइहान ने कहा। हालांकि रैंक की यह अवधारणा केवल एक उदाहरण थी जिसका उपयोग ये शुइहान ने अपनी बात समझाने के लिए किया था और इससे संबंधित शक्ति बहुत स्पष्ट नहीं थी। वरिष्ठ भाई यी, आपकी तलवारबाजी की श्रेणी क्या है? किसी चतुर व्यक्ति ने यी शुइहान का हवाला देकर उत्तर प्राप्त कर लिया। शायद चौथा स्थान। यी शुइहान मुस्कुराया, जिससे बेहद आत्मविश्वास का भाव झलक रहा था। उन्हें ज़ू रेंटियन ने हराया था और इसे उसके पिछले सिद्धांत के साथ मिलाकर देखें तो इसका मतलब था कि वह तेजी से प्रगति कर रहा था और उसके पास अपनी शर्म को मिटाने की ताकत थी। सीनियर ब्रदर यी, क्या आपको लगता है कि यह नकाबपोश व्यक्ति भी चौथे रैंक तक पहुंच सकता है? किसी ने उत्सुकता से पूछा। इस बार यी शुइहान के कुछ बोलने से पहले ही आसपास के लोगों ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दे दिया। वरिष्ठ भाई यी गुई तलवार संप्रदाय के मुख्य शिष्य हैं और गुई तलवार दाव के उत्तराधिकारी हैं। बिल्कुल, अगर हर कोई चौथे रैंक का है तो क्या हर कोई तलवार दाव का उत्तराधिकारी नहीं होगा? उम्मीद मत रखो, नकाबपोश आदमी को उसका सबसे बड़ा दुश्मन मिल चुका है। यी शुइहान ने बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया, स्पष्ट रूप से वह इन लोगों की बातों से सहमत थे। मंच पर ज़ू रेंटियन का भाला तैरते हुए ड्रैगन की तरह था, जो हजारों सैनिकों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली। तुम तो मेरे ध्यान देने लायक भी नहीं हो, दयनीय, अफसोसजनक, ज़ू रेंटियन ने कहा। लेकिन तुमने मुझे थोड़ा गर्म तो कर ही दिया, जियांग चेन हल्के से हंसते हुए बोला। जिद्दी, उसे अभी भी बहादुरी का प्रदर्शन करते देख ज़ू रेंटियन ने भाले के डंडे पर अपनी पकड़ को बारी बारी से बदला और अपने बाएं पैर से आगे कदम बढ़ाया। इस प्रक्रिया के दौरान भयानक भाले की शक्ति एकत्रित होने लगी और चांदी का भाला आग की लपटों में घिर गया, जिससे नारंगी रंग की ऊर्जा की चमक निकलने लगी। हवा न चलने पर भी उसके काले बाल और पतलून के पैर लहरा रहे थे। सूर्य को चीरता हुआ तैरता हुआ अजगर। एक क्रोधित दहाड़ के साथ उसके ठंडे और उदासीन शब्द बदल गए। उसकी पहले से ही घनी युद्ध भावना अचानक प्रज्वलित हुए दीपक के तेल की तरह भड़क उठी और उसका प्रभाव जबरदस्त था। अपने शरीर की एक हरकत और अपने लंबे भाले के नृत्य के साथ वह सचमुच एक हरे पीले रंग के दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। दहाड़ते हुए ड्रैगन का सिर लगभग 10 झांग लंबे ड्रैगन के शरीर को घसीटता हुआ ज़ू रेंटियन के कदमों का अनुसरण कर रहा था, जैसे ही वह नकाबपोश आदमी की ओर बढ़ा। इस भाले के वार से बचना और इसे रोकना असंभव था। सभी लोग नकाबपोश आदमी को हैरानी से देख रहे थे, ये सोचकर कि क्या वह एक बार फिर स्थिति को पलट सकता है। मैंने कहा, वार्म अप खत्म हो गया है। तुम्हारा भाला किसी काम का नहीं है। दिव्य ड्रैगन के प्रभाव का सामना करते हुए जियांग चेन शांत रहा। उसने अपनी आध्यात्मिक तलवार उठाई और उसका दिमाग जागृत हो गया। पिछली लड़ाई में उसने न तो तलवार की ऊर्जा को संघनित किया था और न ही अमर तलवार दाव को सक्रिय किया था। युद्ध में ये सामान्य ज्ञान की बात थी कि दुश्मन की ताकत को पूरी तरह से समझने से पहले जितना हो सके अपने तुरुप के पत्तों को उजागर करने से बचा जाए। विंड कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ो। गोल्ड इंटेंट, संघनित करो। अमर तलवार दाव, उठो। चांगहोंग तलवारबाजी, लाल बाढ़ का अजगर अपने पिंजरे से बाहर। गंभीरता में थोड़ी वृद्धि के साथ एक दुर्जय तलवार की ऊर्जा बाहर निकली, जिसने उग्र भाले की शक्ति को ढक लिया। तलवार के एक ही वार से वह व्यक्ति और तलवार उग्रता से आगे बढ़े और तलवार की नोक पर एक प्रागैतिहासिक क्रूर जानवर की खियुई चमक हल्की सी दिखाई दी। क्या ये शुइहान को गहरा सदमा लगा? एक तलवारबाज होने के नाते वह इस तलवार की तीक्ष्णता को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह दुविधा में पड़ गया, ये सोचकर कि नकाबपोश व्यक्ति भी उसी की तरह चौथे दर्जे का तलवारबाज हो सकता है। बाकी लोगों ने थोड़ी देर से प्रतिक्रिया दी, जबकि वे नकाबपोश आदमी की तलवार से चौंक गए थे। मंच पर मौजूद दोनों लोग पहले ही आपस में भिड़ चुके थे। फुफकार, चालों के टकराव में हरे पीले रंग के ड्रैगन का सिर जियांग चेन की तलवार की धार पर मौजूद लाल रंग के दुष्ट जानवर द्वारा चीर दिया गया और ड्रैगन का शरीर दो भागों में विभाजित हो गया। ये कैसे हो सकता है? ज़ू रेंटियन को गहरा सदमा लगा, वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने तुरंत अपना भाला पीछे खींचकर उसे रोकने की कोशिश की और उसे अपने सामने सुरक्षित रखा। क्लैंग, आत्मा की तलवार भाले के डंडे पर गिरी, जिससे एक हल्का निशान बन गया। वाह! ज़ू रेंटियन ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वह इस तलवार को रोकने में कामयाब हो गया है।
अचानक जियांग चेन ने अपनी आध्यात्मिक तलवार को झटका दिया, जिससे जड़त्व के बल पर तलवार चांदी के भाले के चारों ओर घूमने लगी। लाल रंग की ऊर्जा से चमकते हुए दुष्ट राक्षस ने इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर जोरदार हमला कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ अब उसकी बारी थी हवा में उड़ने की। मार्शल आर्ट के दांव में कोई ऊंच नीच नहीं है, केवल वही लोग हैं जो इसकी चरम व्याख्या करते हैं। तुम दूरदृष्टिहीन, स्वर्ग ने तुम्हें भाला चलाने की योग्यता दी, फिर भी तुम अहंकारी हो गए और इसी कारण दूसरों को नीचा समझने लगे। इसलिए आपकी भाला चलाने की कला उल्लेख करने लायक नहीं है और यह असुरक्षित है। जियांग चेन ने हर वाक्य के साथ तलवार से हमला किया, जिससे जू रेंटियन को लगातार पीछे हटना पड़ा और वह वार को रोकने में असमर्थ रही। चांदी का भाला बेतहाशा हिल रहा था, लेकिन पूरी तरह से प्रदर्शित होने से पहले ही तलवार की रोशनी से उसकी शक्तिशाली भाले की ताकत चकनाचूर हो गई। अपनी तीक्ष्णता से तलवार ने चांदी के भाले की लंबाई का प्रतिकार कर दिया। विशेष रूप से पिछली झड़प के बाद जियांग चेन ने अपनी भाला चलाने की कला की शैली को समझ लिया था। दुश्मन की चालों का अनुमान लगाकर उसने जू रेंटियन को कोई मौका ही नहीं दिया था। जैसा कि अन्य लोगों ने सोचा था, युद्ध का कोई अपरिवर्तनीय स्वरूप नहीं होता, कुछ मार्शल आर्ट परस्पर अनन्य होते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना था कि जू रेंटियन को चुनौती दी जा रही थी। शिन्हुओ रैंकिंग में उनकी रैंकिंग प्रिंसेस क्रिम्सन मून से भी ऊंची थी, लेकिन मौजूदा मुकाबले में उनका प्रदर्शन प्रिंसेस क्रिम्सन मून से कमतर रहा, से घटिया था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे मौत की सजा देना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा करने का अधिकार भी है? जियांग चेन का लक्ष्य केवल जीत हासिल करना नहीं था, उसकी तलवार में हत्या करने का इरादा भी निहित था। लोग कुछ हद तक हैरान थे, लेकिन उन्हें कोई खास झटका नहीं लगा, क्योंकि जू रेंटियन ने हमले से पहले ही कहा था कि वह मारना चाहता है। अब जब वह कौशल में कमजोर साबित हुआ, तो बदले में मारा जाना उसकी अपनी गलती थी। स्पिरिट पियर्सिंग प्लेटफॉर्म। जू रेंटियन मरना नहीं चाहता था। उसने पलटवार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, ताकि वह इतना निष्क्रिय न हो जाए कि आत्मसमर्पण का एक शब्द भी न बोल सके। घुटने टेककर दया की भीख मांगना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। अपनी भद्दी भाला कला से जवाबी हमला करना कितना दुखद है। जियांग चेन ने अपने ही लहजे में उसका उपहास किया और एक विचार के साथ ही स्वर्ग और मनुष्य का एकत्व उसकी तलवारबाजी की कला में समाहित हो गया। लॉन्ग रेनबो स्वॉर्ड प्ले। एक तलवार, 3 शैलियां। उद्धरण चिन्ह। तलवार के एक ही वार से 3 चालें प्रकट हुई। उन्होंने भाले के शीर्ष, भाले के डंडे और भाले की पूंछ पर क्रमशः प्रहार किया। जू रेंटियन की चाल पूरी होने से पहले ही सदमे से उसकी 5 उंगलियां सुन्न हो गईं और चांदी का भाला जमीन पर गिर गया। मरना। तुरंत ही जियांग चेन ने तलवार से वार किया। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। जू रेंटियन को पसीना आ गया। आत्मसमर्पण करने की इच्छा से वह केवल 2 शब्द ही बोल पाया। रुकना। जैसे ही जियांग चेन आत्महत्या करने वाला था, अचानक एक तीर उसकी ओर से आया। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।